मित्रों, हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर हैं। अब हमारा एक नया टॉपिक और नए वे के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा पुराने समय की क्लासों की बात करके जाए तो हमने श्वसन और पाचन तंत्र को कंप्लीट कर लिया था। श्वसन के अंदर भी हमने जान लिया था कि हमारे शरीर के अंदर श्वसन क्यों आवश्यक होता है, और पाचन के अंदर भी हमने देख लिया था कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात हमारा शरीर कौन कौन से भागों के अंदर उसका पाचन करता है, कौन कौन से भाग हैं जो उसका पाचन करने का कार्य करते हैं। आज हमारा एक अगला टॉपिक जो बड़ा दमदार और शानदार टॉपिक है, नाम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। देखो, सबसे पहले इसके बारे में बेसिक सी जानकारी हम देख लेते हैं एक बार। विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आपके पैर के अंदर कहीं पे चोट लग गई और वहां पे आपको दवाई के रूप में इंजेक्शन दिया गया है। अब याद करो, इंजेक्शन आपके हाथ में लगाया गया है, तो हाथ में लगाई जो दवाई है वो आपके पैर तक कैसे पहुंची? कोई ना कोई तो अपने शरीर में भी ऐसी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह किसी ना किसी पदार्थों को पहुंचाने का कार्य कर रही है, और वो और कोई नहीं, अपने शरीर में उपस्थित रक्त होता है जो पूरे बॉडी के अंदर घूमता रहता है, फ्लो करता रहता है। अगर और इसकी बात करें तो देखो, शब्द को आप तोड़ के देखोगे तो इसका अर्थ होता है परि। परि का मतलब है चारों ओर, और संचरण का मतलब होता है गमन करने वाला, घूमने वाला, चारों ओर गमन। ऐसा तंत्र जिसके अंदर आपके पूरे शरीर के अंदर उसका गमन होता हो, पूरे शरीर के अंदर उसकी गति होती हो। तो हम प्रारंभ करेंगे परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले बात करें कि परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है, तो इसके जनक जो हैं वो है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनता है कि विलियम हार्वे परिसंचरण के क्या है, जनक है। ठीक है, अब हम पहले इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक हो जाता है। हम इसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों। सबसे पहला हमारा इस टॉपिक का जो पार्ट होगा वो होगा हृदय। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रक्त, और फिर पढ़ेंगे हम रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां मुख्य रूप से 3 पार्ट में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन चौथे पार्ट के अंदर कुछ यहां पे हम यंत्रों के बारे में देखेंगे, और यंत्र के साथ में हम जानेंगे ईसीजी क्या होता है। तो विद्यार्थियों, हमने इस टॉपिक को मुख्य रूप से 3 पार्ट में, और वैसे हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला हमारा हृदय है, दूसरा रक्त है, रक्त वाहिनियां और यंत्र वगैरह। हमारी बॉडी से रिलेटेड बीपी को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, हृदय ध्वनि को सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है, बीपी क्या होती है, कैसे उसको नियंत्रित किया जाता है। हालांकि आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि इसकी बीपी बढ़ गई, बीपी घट गई है। तो इन सभी टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। परिसंचरण का मतलब है चारों ओर जो गमन करे, और उसके हमने जनक की बात की तो विलियम हार्वे उसके जनक है। हृदय, रक्त, रक्त वाहिनियां हमें इस टॉपिक में मुख्य रूप से पढ़ना है। अगर सबसे पहले आपको फील लेना हो इस टॉपिक को, तो अपने बाएं फेफड़े के नीचे बाईं ओर आप अपना हाथ रखोगे तो आपको यहां से कुछ ना कुछ धड़कनों की आवाज सुनाई देगी, और ये धड़कन आपके यहां पे एक ऑर्गन, एक अंग उपस्थित है जो हमेशा धड़कने का कार्य करता है बिना थके। जन्म से जब आप लोग भ्रूण अवस्था में 3 माह के होते हो, तब से लेकर के मृत्यु तक एक ऐसा अंग है जो हमेशा कार्य करता रहता है। हृदय पेशियों से बना होता है, और ये एक अनैच्छिक पेशियां हैं, आपकी इच्छा के वश में नहीं है। आप चाहो कि मेरा हृदय कुछ देर के लिए रुक जाए तो ऐसा संभव नहीं है। और बात करें हृदय जो होता है, ये अनैच्छिक पेशियों के साथ साथ में आप इस पर नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके अलावा ये बिना थके हमेशा कार्य करता रहता है। हमने श्वसन में देखा था कि श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। हृदय जो है उसके अंदर हमेशा कार्य भी होता रहेगा, और ना कोई थकान होगी। थकान नहीं होने का मतलब है लैक्टिक अम्ल नहीं जमा। तो विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले हमारे पहले पार्ट को, और उसका नाम है हृदय, हार्ट। ओके, हृदय होता क्या है? सबसे पहले मैं अगर इसकी उपस्थिति पूछूं आपको कि आपके शरीर में उपस्थित कहां है, तो हृदय आपके शरीर में बाएं फेफड़े के नीचे की ओर कोने में बाईं तरफ ये आपके उपस्थित होता है। हल्का सा बाईं ओर ये झुका भी होता है। आप जिसे अपनी भाषा के अंदर दिल कहते हो, वो ही हृदय होता है। और हृदय जो है, इसकी अगर आप स्टडी करोगे तो इसकी स्टडी आपकी कहलाएगी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी।
कार्डियोलॉजी के अंदर आप हृदय के बारे में जानोगे, जिसके अंदर आप हृदय फिर इसकी संरचना, और संरचना के साथ में हम इसमें देखेंगे क्रियाविधि, भाई ये काम कैसे करता है। तो देखो सबसे पहला हमने टॉपिक उठाया है यहां से हृदय, और हृदय के अंदर हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है सबसे पहले कि इसकी जानकारी क्या है, हृदय का जो परिचय है वो क्या होता है। उसके बाद में हमने लिया है संरचना, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और तीसरी चीज हमने ली है इसकी क्रियाविधि की, मतलब ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको हृदय के बारे में बता दूं कि आपका जो हृदय है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और इसके अंदर 4 कक्ष पाए जाते हैं। मैंने बोला है 4 कक्ष, किसकी बात की है मैंने, आप लोगों की। हृदय जो है ये बंद मुट्ठी के आकार का है। कैसा है ये, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसके साथ ही हृदय जो होता है उसके अंदर कक्ष पाए जाते हैं, छोटे छोटे कॉलमों में इसको हम बांट के रखते हैं, और अपना जो हृदय है वो 4 कोष्ठों में पाया जाता है, जिस प्रकार से मैंने इधर संरचना बनाई है। लेकिन क्या इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी के अंदर 4 कोष्ठों का हृदय होता है? तो ऐसा संभव नहीं है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके अंदर हृदय जो है वो 2 कोष्ठीय भी होता है, और किसी के अंदर 3 कोष्ठीय भी होता है। चलो विद्यार्थियों और आगे बढ़े। मैंने बात की है कि 2 कोष्ठीय हृदय, 2 कोष्ठीय हृदय और 3 कोष्ठीय हृदय, और उपस्थित होते हैं 4 कोष्ठीय हृदय। 2 कोष्ठीय हृदय की बात करके चले तो 2 कोष्ठ सिर्फ और सिर्फ मछलियों के अंदर, मछलियां जो होती हैं उनका जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठीय होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोष्ठ पाए जाते हैं। 3 कोष्ठीय जो है वो पाया जाता है उभयचर, जिसमें अपने मेंढक वगैरह आते हैं, और एक है सरीसृप जिसमें सांप आते हैं। उनमें कितना कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अगर बात करके चले 4 कोष्ठीय की तो मनुष्य, और मनुष्य के साथ में एक अपवाद और ध्यान रखना, ब्लू व्हेल मछली, जो व्हेल मछली आती है उसके हृदय में भी कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। 2 कोष्ठीय हृदय किसमें होता है, मछलियों के अंदर, और 3 कोष्ठीय हृदय किसमें होता है, उभयचरों में, सरीसृपों में। 4 कोष्ठीय हृदय मनुष्य और व्हेल मछली के अंदर होता है। हालांकि टॉपिक अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें अभी पहले इसमें जो 4 कोष्ठ है इनको डिटेल से पढ़ना है, कोष्ठ क्या होते हैं, कैसे हमारा हृदय उपस्थित होता है। मैं बात करूं विद्यार्थियों परिसंचरण की, तो परिसंचरण जो था उसका अर्थ सीधा सा आप लोगों ने निकाला था कि परिसंचरण का अर्थ है शरीर के अंदर चारों ओर घूमने वाला। अब चारों ओर अगर आपके शरीर में कोई घूम रहा है तो वो है ब्लड, रक्त है। अब आप लोगों के शरीर में यदि मैं यहां पे कोई पिन चुबाता हूं तो क्या आपके पूरे शरीर का खून जो है वो बाहर निकल जाएगा क्या? और याद करो आप लोग, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जिसमें आर्थ्रोपोडा जो होता है, जिसमें बिच्छू वगैरह आते हैं, उनको यदि आप लोग कोई पिन से अगर पिन चुबाओगे तो उसका पूरा का पूरा ब्लड आप बाहर निकाल सकते हो। जैसे आप नॉर्मली अपनी बात करें तो चींचड़े का नाम सुना होगा, जिसके अंदर आप लोग एक सूड़ चुबो करके उसका पूरा ब्लड बाहर निकाल सकते हो। तो इसका मतलब हमारे शरीर में जब कोई चीज चुबाई जा रही है तो पूरा खून बाहर नहीं निकल रहा, उसके शरीर में एक जगह घाव करते पूरे खून को बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसा क्यों है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण, और दूसरा है बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण, परिसंचरण। जैसा कि आप नाम से जान रहे होंगे, इसमें खुला शब्द पहले लगा है और उसमें कौन सा शब्द लगा है, बंद। एक तरफ खुला यानी कि शरीर के अंदर जो रक्त है वो खुले रूप में बहेगा, उसका प्रवाह है जो पूरे शरीर में बहता रहेगा, विशेष रूप से कोई पाइपों के अंदर नहीं बहेगा। जैसे मैं आपको अपने उदाहरण के द्वारा समझाऊं तो एक नॉर्मली जो पानी के पाइप होते हैं, अगर आप पानी को बाहर की ओर बहाओगे बिना पाइप के तो वो जो पानी है वो खुला बहने लगेगा। लेकिन यदि आप उसको पाइपों के अंदर बहाओगे तो एक निश्चित दिशा के अंदर बहने की कोशिश करेगा। तो खुला परिसंचरण जो होता है इसमें रक्त वाहिनियां, जिसे अपन पाइप बोल रहे हैं, इसमें रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती है, रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण क्या होता है। इसमें रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं, अर्थात अर्थात रक्त शरीर में
खुले रूप से बहता रहता है, खुले रूप से बहता रहता है। इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। खुले रूप से आपके शरीर के अंदर कौन बह रहा है? रक्त बह रहा है। और ये किस में पाया जाता है? तो उदाहरण ध्यान रखना भाई, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा क्या है? हम इस संसार में जितने भी जंतु हैं, उन जंतुओं को हमने दो भागों में बांटा है विद्यार्थियों। एक कशेरुकी है और एक अकशेरुकी है। यानी एक में मेरु रज्जु या रीढ़ की हड्डी उपस्थित है और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको हम कहते हैं अकशेरुकी। और अकशेरुकियों को हमने पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्के हेल्मिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के अंदर बांटा है। उन्हीं में से एक उदाहरण है आर्थ्रोपोडा। और इसके अंदर कैसा परिसंचरण पाया जाता है? खुला, अर्थात इसके शरीर के अंदर जो रक्त है वो पूरे शरीर में खुले रूप से बह रहा है, किसी रक्त वाहिनियों के अंदर नहीं बह रहा। अपने शरीर के अंदर पाइपाकार संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम रक्त वाहिनियां कहते हैं, और उन्हीं के अंदर हमारा रक्त बहता रहता है। जिसे आप नसें बोलते हो कि हमारे शरीर की नस दिख रही है, इस नस में तो हमारा खून बह रहा है, तो जो नसें होती हैं उनको हम रक्तवाहिनी कहते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर ये नसें नहीं होती। बंद परिसंचरण की बात करके चले तो इसमें रक्त रक्तवाहिनियों में बहता है। रक्तवाहिनियों में बहता है। इसमें रक्त जो है उसको एक निश्चित दिशा के अंदर हृदय के द्वारा पंप किया जाता है और अलग अलग पाइपों को हमने डिवाइड कर रखा है। धमनियां क्या है, शिराएं क्या है, फुफ्फुसीय धमनी क्या है, फुफ्फुसीय शिरा क्या है, इन सबको हमने अलग अलग पार्ट्स में बांट रखा है और इनको इनका कार्य दे रखा है। तो यहाँ पे जो रक्त है वो इन्हीं शिरा हो गई या धमनियां हो गई, इन्हीं के द्वारा प्रवाह होता है। और ये किस में पाया जाता है? मनुष्य है। याद रखना भाई, मनुष्य में कैसा होता है। ये बाकी के जितने बच गए उनमें से लगभग में क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोबारा सुनो, परिसंचरण का अर्थ क्या है? ऐसा तंत्र जिसमें पूरे शरीर के अंदर गमन किया जाता है, और गमन करने का कार्य कौन करता है? हमारा रक्त करता है। ये जो हृदय है ये मोटर है। हृदय क्या है? हमारी सिर्फ और सिर्फ मोटर, और मोटर से जुड़े हुए हैं पाइप। जैसे मैंने 3 पार्ट्स में इस टॉपिक को बांटा था। पहली चीज मैंने लिखी थी यहाँ पे आपका हृदय, दूसरी मैंने बांटी थी रक्त, और तीसरा मैंने बांटा था रक्तवाहिनियां। समझो इसको मैंने 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है। ये देखो आपके मोटर लगी हुई है जो क्या करती है? पंप करने का कार्य करती है। जैसे आपकी छत पे रखी कोई टंकी है, उसको पानी से भरना है आपको, तो नीचे से मोटर चालू करनी पड़ेगी। मोटर जो होती है उस मोटर से जुड़े होते हैं पाइप, और इन पाइपों के अंदर कौन बहता है? पानी बहता हुआ जाता है। तो आपकी मोटर का नाम तो क्या है? हृदय। और जो आपके पाइप ऊपर की ओर जा रहे हैं, या जो पानी की टंकी जहां कहीं रखी है उसमें जा रहे हैं, उन पाइपों का नाम है रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां। और उस पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है, उस पानी का नाम हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे? रक्त। तो हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमें मोटर भी पढ़नी है, रक्तवाहिनियां भी पढ़नी है, और रक्त भी पढ़ना है। देखो हृदय अपना यहां उपस्थित है बाईं ओर। अब मेरे मस्तिष्क के पास में जो मेरे माथे वाला भाग है, यहां भी मुझे रक्त को भेजना है। अब ऐसा तो है नहीं कि रक्त बिना पंप किए हुए, बिना प्रेशर लगाए ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो मेरा हृदय क्या करता है? उसको प्रेशर लगाता है, उसको ऊपर की ओर भेजने का काम करता है कि यहां से आप बाहर निकलो, और वो रक्त जो है वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर जाता है। ये क्रियाविधि हम इस टॉपिक में देखने जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये हमने नॉर्मली इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि रक्तवाहिनियां जो मुख्य रूप से रक्त को ले जाने का काम करती है, रक्त खुद है जो अनेक कार्य करेगा, और हृदय जो है ये मुख्य रूप से मोटर की भूमिका निभाता है, मोटर का कार्य करता है। तो परिसंचरण तंत्र क्या है? हमारे शरीर के अंदर चारों ओर से गमन करने वाला या बहने वाला जो तंत्र है उसे हम परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है? विलियम हार्वे है। और हमारा जो हृदय है उसका स्टडी हम कार्डियोलॉजी के अंदर करते हैं। परिसंचरण 2 प्रकार का, खुला और बंद। खुले के अंदर कोई रक्तवाहिनियां नहीं होती, सीधा का सीधा रक्त का प्रवाह पूरे शरीर के अंदर होता रहता है। और बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर हमारा जो रक्त है वो रक्तवाहिनियों में बहता है। वहां पे हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे पाइपों का जाल पाया जाता है जो हमारे रक्त को पूरे शरीर के अंदर पंप करने का कार्य करता है। अब हम प्रारंभ करें सबसे पहले इसमें हृदय। और हृदय की मैंने 1-2 लाइनें आपको पहले भी बता दी है। हृदय जो है इसका स्टडी हम क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी।
कार्डियोलॉजी। हृदय जो है ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का है, आकार का है। पाया कहां जाता है? यह है बाएं फेफड़े के, बाएं फेफड़े के नीचे की ओर, बाएं फेफड़े के नीचे की ओर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। विद्यार्थियों, जानने के लिए आप भी अति प्रशंसित होंगे कि हमारा जो हृदय है वो किस प्रकार से कार्य करता है, कहां पाया जाता है। इसके अलावा जो हृदय होता है ये मायोजेनिक है, मायोजेनिक। इसके अलावा इसमें अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मन कर गया कि आज तो मैं अपने हृदय को रेस्ट दे देता हूं कि तू 5-10 मिनट के लिए आराम से रेस्ट कर ले, रुक जा थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कैसी पेशियां पाई जाती है? अनिच्छिक प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, पाई जाती है। और इन्हीं के कारण आपका जो हृदय होता है वो हमेशा धड़कता रहता है। और हम हृदय की बात करें तो हृदय जो होता है इसमें 4 कोष्ठ हमने डिवाइड किया है। किसकी बात की हमने? मनुष्य की। और मनुष्य के अंदर कितने कोष्ठों में पाया जाता है? ये 4 कोष्ठों के अंदर पाया जाता है। हम इसके कोष्ठ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोष्ठ, तो हृदय जो है वो विभिन्न कोष्ठों का हो सकता है, जैसे 2 कोष्ठी है। अभी आप लोग ये कोष्ठों के बारे में नहीं समझ पाओगे, अभी हम चर्चा करेंगे। 3 कोष्ठी है और 4 कोष्ठी है। ये हमारा हृदय जो है वो 3 प्रकार का हो गया, 2 कोष्ठी है, 3 कोष्ठी है और 4 कोष्ठी है। 2 कोष्ठ मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था किसमें पाया जाता है? मछली के अंदर, मछलियों के अंदर ये उपस्थित होता है। 3 कोष्ठीय जो है ये पाया जाता है उभयचर और सरीसृपों के अंदर, जितने भी सांप वगैरह आते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। 4 कोष्ठीय जो है ये पाया जाता है मनुष्य के अंदर और पक्षियों के अंदर, मनुष्य और पक्षी। ठीक है, ये हमारे हृदय के बारे में मैंने बेसिक सी जानकारी आप लोगों को दी है कि हृदय जो है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बाएं फेफड़े के नीचे की ओर उपस्थित है, मायोजेनिक है, इसमें अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। 2 कोष्ठीय हृदय मछलियों में, 3 कोष्ठीय उभयचरों में और 4 कोष्ठीय मनुष्य के अंदर पाया जाता है। आगे चर्चा करें हम कि जो हृदय है उसकी संरचना की बात करके चले विद्यार्थियों, तो हृदय जो है मैं मुख्य रूप से इसका कार्ड चित्र, जो चित्र है वो बना के आपको दिखाऊंगा। हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय है। कितना कोष्ठीय है? 4 कोष्ठीय। और 4 कोष्ठ के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले जो 2 कोष्ठ हैं उनका हमने नाम दे दिया आलिंद, और नीचे वाले जो 2 कोष्ठ हैं उनका नाम हमने दे दिया निलय। हम इसको बाएं और दाएं में भी बांट देते हैं। हमने हृदय को बांट दिया है 4 कोष्ठ में। ये इधर का जो भाग है इसको हमने कह दिया दायां भाग, तो ये है इसका दायां आलिंद, दायां आलिंद। और नीचे वाला जो है इसका नाम है दायां निलय। देखो मैंने कहा मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय है। ऊपर वाले 2 कोष्ठों का नाम आलिंद है, ये है इसका बायां आलिंद, और नीचे वाला जो है वो है बायां निलय, बायां निलय। अर्थात हमारे हृदय को हमने 4 कोष्ठों में बांटा, बायां निलय, बायां आलिंद, दायां निलय और दायां आलिंद। हमने इसको 4 पार्ट में बांट दिया है विद्यार्थियों। अब हल्की सी और जानकारी ले इससे, तो हमारे हृदय के बाईं ओर, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है। कपाट का सीधा सा अर्थ समझो कि आपके खेत में एक टंकी बनी हुई है बड़ी, जिसमें पानी भरा है। आपने पानी इसलिए भरा है कि जब बारिश नहीं हो तो हम उस खेत में हमारी इस टंकी से पानी को खेत के लिए उपयोग में ले सके। जब बारिश नहीं हुई तो आपने उस टंकी के अंदर वाल लगा रखा था, और उन वाल को जैसे आप खोलते हो तो टंकी का पानी आपके खेत की ओर चला जाता है। उसी प्रकार से हमारे बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक कपाट लगा हुआ है, और ये जो कपाट है इस कपाट का नाम है विद्यार्थियों द्विविवलन कपाट।
क्या नाम है इसका? द्विवलन कपाट। दो वलन युक्त कपाट हमारे बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। ऐसी एक क्रिया दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में भी पाई जाती है और इसका नाम होता है त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट। मैं संरचना की बात कर रहा हूं और संरचना आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है कि हमारा हृदय 4 कोष्ठीय है, एक बायां पार्ट है और एक दायां पार्ट है। बाएं पार्ट में एक बायां आलिंद और एक बायां निलय, दाएं पार्ट में एक दायां आलिंद और एक दायां निलय। इधर बाईं ओर आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट था उसको हमने द्विवलन कपाट बोला और इधर जो दाएं निलय और दाएं आलिंद के मध्य जो कपाट था उसका नाम हमने त्रिवलन कपाट दिया है। आगे चर्चा करें। ये जो हमारा हृदय था इसके अंदर यहां से कुछ पाइप निकलते हैं और यहां पे एक कपाट लगा होता है। इस कपाट का नाम होता है अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट यानी ये आधे चांद के जैसा कपाट होता है। ओके, अब यहां से सबसे पहले आपको याद हो तो मैंने जब आपको फेफड़े बताए थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को आपका रक्त जो है वो जोड़ करके लेके आता है। अब रक्त किस में बहेगा? किसी ना किसी पाइप में बहेगा। तो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन को आपके हृदय में जो पाइप लेकर के आया था उस पाइप का नाम है डियर विद्यार्थियों फुफ्फुसीय। ये जो फेफड़ों से आ रहे हैं या फेफड़ों में जा रहे हैं उनके आगे हमें लगाना है फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा। हालांकि आपका कंफ्यूजन भी स्टार्ट होगा और हम कुछ अपवाद पे भी चर्चा करेंगे, वहां पे भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन तुम्हें अभी इतना ध्यान रखना है कि बाईं ओर जो हृदय था उसके अंदर फुफ्फुसीय सिरा ने हमारे फेफड़ों से रक्त जो ऑक्सीजन था उसको जोड़ करके लेके आया। अगर मैं बात करूं कि अगर ऑक्सीजन जुड़ के आई है आपके रक्त के साथ में तो वो शुद्ध रक्त होगा या अशुद्ध रक्त? अब इधर सुनो, यदि आपके रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित है तो वो कहलाएगा आपका शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। और यदि आपके रक्त के अंदर CO2 है तो वो आपका रक्त कहलाएगा अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। और ये लगभग बैंगनी रंग का ये रक्त पाया जाता है। अब मुझे तो इतना बता दो आप, जब मैंने आपको श्वसन पढ़ाया था तब बताया था कि हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त आता है या अशुद्ध रक्त। तो हृदय के बाएं भाग में हमारा शुद्ध रक्त आता है, अर्थात फुफ्फुसीय सिरा जो है इस ऑक्सीजन को जोड़ करके सबसे पहले हमारे बाएं आलिंद में ला करके डाल देती है। बाएं आलिंद से ये नीचे की ओर गया, द्विवलन कपाट से होता हुआ ये दाएं निलय के अंदर गया। अभी हम क्रियाविधि की चर्चा करेंगे, अभी एक बार आप चित्र देख लो। यहां से ये रक्त बहता हुआ हमारे शरीर के अंदर भेज दिया जाएगा बाहर की ओर। ये हमारे शरीर में गया और शरीर से कोशिकाओं में CO2 निकली और यहां एक पाइप के द्वारा इस CO2 को वापस लाया गया। जो CO2 थी उसको हमारे हृदय के दाएं भाग में लाया गया और यहां पे जो पाइप इसको लेकर के आएगा उसका नाम होगा डियर विद्यार्थियों महाशिरा। हालांकि इसके हम एक बार क्रियाविधि में देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो चित्र है आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार आप ये चित्र बना लो जल्दी से कि हृदय जो है उसको हमने 4 कोष्ठ में बांट दिया, ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे वाले 2 निलय। हृदय के अंदर बाएं भाग के बीच में जो कपाट था उसका नाम हमने द्विवलन कपाट दिया था और जो हमारे हृदय के दाएं भाग में था उसका नाम हमने त्रिवलन कपाट दिया था। ये कुछ इसकी संरचना है और इस संरचना को हम थ्योरी में भी लिखेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बार ये चित्र जल्दी से बना लो और हम प्रारंभ करते हैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट लिखने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूं हृदय जो है 4 कोष्ठीय है। हृदय 4 कोष्ठीय संरचना है। 4 कोष्ठीय संरचना है। लिखने की स्पीड अपनी थोड़ी तेज रखें। ऊपर वाले 2 कोष्ठ क्या कहलाएंगे? आलिंद। 2 कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं तथा नीचे वाले 2 कोष्ठ निलय कहलाते हैं।
निलय कहलाते हैं। यानी आपके जो दिल की आंतरिक संरचना है, आज हम दिल के अंदर की बातें देख रहे हैं, दिल की अंदर की संरचना देख रहे हैं। तो हमारा दिल जो है, हमारा जो हृदय है, वो 4 कोष्ठीय है, ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे वाले 2 निलय। अब इन चारों कोष्ठों को हमने डिवाइड कर दिया, बायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां आलिंद, या पहले मैं एक बार नीचे की ओर लिख देता हूं इसको, दायां आलिंद। ओके, इधर बात करें बायां निलय, एक बाईं ओर के भाग हो गए और ये कहलाएगा दायां निलय। अब आप जरा मुझे बता दो, कौन से भाग में तो शुद्ध रक्त बह रहा है और कौन से भाग में अशुद्ध रक्त बह रहा है? तो बायां आलिंद और बायां निलय, इस भाग के अंदर जो रक्त रहेगा वो कैसा होगा? शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त। अर्थात आपके इस रक्त के अंदर कौन जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन, यानी O2 युक्त रक्त होगा। O2 युक्त रक्त। ठीक है विद्यार्थियों, दायां आलिंद और दाएं निलय के जो भाग होगा उसमें कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, अर्थात इस रक्त के अंदर आपका कौन जुड़ा हुआ है? CO2 युक्त रक्त होगा। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त तो आपका क्या कहलाया? शुद्ध रक्त, और CO2 युक्त रक्त क्या कहलाया? आपका अशुद्ध। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त था वो आपके कौन से भाग में उपस्थित है? हृदय के बाएं भाग में। और जो CO2 युक्त रक्त है वो आपके हृदय के कौन से भाग में उपस्थित है? दाएं भाग के अंदर। ओके, बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य, बाएं निलय के मध्य बताओ कौन सा कपाट हमने देखा था? दिविवलन कपाट पाया जाता है। दिविवलन कपाट पाया जाता है। कैसा कपाट है? दिविवलन, यानी 2 वलन युक्त कपाट होता है। और अगर बात करें दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, निलय के मध्य कैसा कपाट मिलेगा आपको? त्रिवलन, त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट पाया जाता है। ये हमने हृदय के बारे में बेसिक सी जानकारी देखी है। और अगर हृदय की बात करके चले तो हमारा जो हृदय होता है ये मुख्य रूप से फेफड़ों के नीचे उपस्थित है, और हमने इसको जितने पार्ट थे उसमें डिवाइड कर दिया। अब जो निलय होते हैं उनसे जो रक्त बाहर निकलता है वहां पे अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। निलयों से, निलयों से निकलने वाले, निलयों से निकलने वाले रक्त के या निकलने वाले रक्त के भाग में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार, हालांकि लाइन हम पुनः लिखेंगे, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। यानी अर्धचंद्राकार कपाट कहां मिलेंगे आपको? निलय से निकलने वाला जो रक्त होता है, ये क्या करते हैं? कपाट रक्त को बाहर निकलते तुरंत बंद हो जाते हैं ताकि रक्त वापस हृदय में नहीं प्रवेश करे। ओके, अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप लोग इस लाइन को याद रखना और इस पे आप स्टार लगा लेना। हृदय का जो दायां भाग होता है, दाएं भाग में ऊपर की ओर, दाएं भाग में एक बिंदु के समान धब्बा पाया जाता है, के समान धब्बा पाया जाता है, धब्बा पाया जाता है, जिसे एस ए नोड कहते हैं। एस ए नोड कहते हैं।
ऐसे नोड किसे कहेंगे? अपने हृदय जो है उस हृदय के दाईं ओर एक छोटा सा धब्बा दिखाई देता है जिसे ऐसे नोड कहते हैं। अभी हम इसकी क्रियाविधि में भी चर्चा करेंगे। ये हमारे हृदय की बेसिक सी जानकारी हुई। हमने हृदय के बारे में इसकी संरचना को देखा है। और हृदय जो होता है उसके निलय जो होते हैं, निलयों के मध्य कुछ तंतु पाए जाते हैं जिनको पुरकिंजे के तंतु कहते हैं। पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं। पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं। कहां मिलेंगे ये आपको? आपका जो हृदय है उसके नीचे वाले जो दो कोष्ठ हैं निलय, उनके मध्य पाए जाएंगे। अभी हम जब क्रियाविधि देखेंगे तो उसमें इन चीजों को भी हम ऐड करेंगे। अब एक बार हम हृदय की क्रियाविधि देख लेते हैं कि हृदय जो है वो काम कैसे कर रहा है। क्रियाविधि, इसके काम करने की स्टाइल क्या है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये हमारा हृदय हुआ और हृदय के अंदर हमने कितने कोष्ठों में बांट दिया इसको? 4 कोष्ठों के अंदर हमने बांट दिया। ये बायां आलिंद और ये बायां निलय। ये दायां आलिंद और ये नीचे वाला दायां निलय। यहां पे मैं 4 पाइप प्रवेश करवा रहा हूं। सबसे पहला पाइप मैंने यहां पे ये प्रवेश करवा दिया। दूसरा पाइप जो है मैं यहां से बाहर की ओर निकाल रहा हूं। इसकी क्रियाविधि हमें समझने का प्रयास करना है। यहां पे ये कोशिकाएं उपस्थित हैं। कोई भी कोशिका हो सकती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में ये कोशिका हो सकती है। यहां से कोशिका से एक पाइप बाहर निकला और ये पाइप यहां हृदय से जाकर के जुड़ गया। यहां से रक्त बाहर की ओर निकला और ये हमारे इधर उपस्थित है फेफड़े। एक बार इसकी क्रियाविधि को आप समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले हमारे हृदय का जो काम था वो था हमारे रक्त को प्रवाह करना, रक्त को भेजना। और रक्त हमारे हृदय का मुख्य कार्य होता है शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखना। इसने डिवाइड कर दिया, जिस प्रकार से 2 भाइयों के अंदर घर को डिवाइड कर दिया जाता है कि इधर का पार्ट तेरा है और इधर का पार्ट तेरा है, उसी प्रकार से हमारे हृदय ने भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो बाईं ओर रहेगा और जो CO2 युक्त रक्त है वो दाईं ओर रहेगा। अब यहां पे कोई ना कोई पाइप हृदय में लेकर के आ रहे हैं और यहां से बाहर की ओर भी लेके जा रहे हैं। आपके फेफड़ों में उपस्थित डियर विद्यार्थियों ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को आपने ग्रहण किया था बाह्य जो वातावरण है उससे आपने इसको ग्रहण कर लिया। अब ये ऑक्सीजन आपके इस रक्तवाहिनी के अंदर आकर के आपके रक्त में जो आरबीसी थी, हीमोग्लोबिन थी, उसके साथ में जुड़ गई। एक चीज नोट करना है आपको यहां से कि जुड़ा कौन है? ऑक्सीजन। और इस रक्तवाहिनी का नाम मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा के अंदर ये आपकी ऑक्सीजन आई और आकर के ऑक्सीजन आपके हृदय के दाएं भाग के हृदय के बाएं भाग में आई। बाएं आलिंद में आकर के ये रक्त यहां पे आकर के रुकता है और ये सोचता है कि मैं यहां पे इस ऑक्सीजन को आराम करवाऊंगा। लेकिन आपका जो हृदय है इसके अंदर 2 क्रियाएं होती है, एक संकुचन और एक शिथिलन। दोनों शब्दों को समझना, एक तो है संकुचन और एक है शिथिलन। एक तो संकुचन और एक शिथिलन। जिस प्रकार से आप किसी चीज को दबाओगे तो वो चीज अगर पिचक गई तो वो तो है उसका संकुचन, और अगर आप उसको वापस छोड़ोगे तो वो क्या है? उसका शिथिलन। आपके पास में यदि कोई पानी की बोतल रखी हो तो उस बोतल को आप लोग जैसे ही दबाओगे तो दबाते ही आप देखोगे कि वो उसके अंदर जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। आप उस बोतल से हृदय को समझने की कोशिश करो। आपने उस बोतल को दबाया, दबाते ही उस बोतल में जो पानी था वो कहां निकलेगा? बाहर। उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? संकुचन, यानी अपनी स्थिति को सिकुड़ लेना। और आपने जैसे उसको वापस छोड़ा वो फैल गई। फैलने का मतलब क्या है? शिथिलन, वापस फैल जाना। तो आपका जो रक्त था वो सबसे पहले बाएं आलिंद के अंदर आकर के रुका। बाएं आलिंद में यहां एक कपाट लग रहा था जिसका नाम क्या था? द्विविलन कपाट। अर्थात यहां पे एक छोटा सा मैं गैप बना देता हूं जहां से एक कपाट लगा हुआ है। ये देखो कपाट, और ये कपाट मैंने जिस वे में बनाया उसी वे में ये पाया जाता है।
तो यहां पे ये जैसे ही आपका रक्त बाएं आलिंद में आकर के भरा, बाएं आलिंद में प्रारंभ हो गया संकुचन। संकुचन का मतलब वो अपनी स्थिति के अंदर सिकुड़ गया। अब यहां रक्त वापस तो जा नहीं सकता, उल्टी दिशा में प्रवाह नहीं होगा। तो यहां जब ये पार्ट अपनी संरचना को संकुचित करता है तो यहां का रक्त निकल करके आ जाता है नीचे की ओर। दोबारा समझो, यहां जब इस संरचना के अंदर रक्त आया और रक्त आते ही ये बायां आलिंद हो गया संकुचित। अब संकुचित होते ही ये रक्त कहां गया आपका? नीचे बाएं निलय के अंदर। जैसे ही बाएं निलय के अंदर आकर के ये बढ़ता है, अब वो क्या हो गया? शिथिल। जैसे मैंने बोतल को छोड़ा था ना दबाने के बाद में वापस, वैसे आपका बायां आलिंद वापस क्या हो गया? शिथिल। अब कौन संकुचित हो गया? आपका जो बायां निलय था वो संकुचित हो गया, उसको दबा दिया गया। जब उसको दबाया तो दबाते ही सबसे पहले तो आपका ये वाल बंद हुआ। जैसे ये वाल ऐसे पाया जाता है, नीचे की ओर जब तक रक्त जा रहा था तब तक तो ये इस प्रकार से था। जैसे ही नीचे वाला दबा, दबते ही आपका ये वाल जो है ये भी बंद हो गया। अब देखो ऊपर नहीं जा सकता, तो ये वाल भी आपका क्या हो गया? बंद। अब रक्त जो है ऊपर की ओर तो वापस जा नहीं सकता, ऊपर की ओर जा नहीं सकता। लेकिन यहां पे एक पाइप था और इसी पाइप से इस रक्त को मजबूरन कहां जाना पड़ा? ऊपर की ओर जाना पड़ा। अब मैंने बताया था यहां पे कौन सा कपाट है? अर्धचंद्राकार। यहां से ये जो रक्त है ये ऊपर की ओर गया अर्धचंद्राकार कपाट से होता हुआ आपके शरीर में। अब आप पूछोगे कि रक्त ऊपर क्यों गया? क्योंकि ये जो आपका बायां निलय था ये संकुचित हो गया, ये पिचक गया। जैसे ही ये पिचका तो इसके जो रक्त भरा था वो रक्त निकल गया बाहर की ओर, और बाहर जाने का मतलब ये आपके पहुंच गया कोशिकाओं में। कोशिकाओं में आपकी जो O2 थी, ऑक्सीजन जो थी, अभी तक देख लो ऑक्सीजन उतरी नहीं है, यहां से बैठी थी, चाहे कोई बाहर निकाले चाहे नहीं निकाले, चाहे कोई धक्के मार के बाहर निकाले, लेकिन वो वहां से उतर नहीं रही है। वो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठबंधन बना रखी थी और उसने उस गठबंधन को नहीं तोड़ा। यहां से घूमते हुए कोशिकाओं में आ गई। कोशिका में आते ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठबंधन टूट गया और वहां पे जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो गई। अब यहां पे कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन हुआ और विखंडन से CO2 निकली। अब ये जो पाइप लेकर के आया है, इस पाइप का नाम है महाधमनी। महाधमनी। ऊपर वाले पाइप का क्या नाम था? फुफ्फुसीय शिरा। इसका नाम क्या है? महाधमनी। यहां से रक्त आ गया आपकी कोशिकाओं में। अब कोशिका से इस पाइप के अंदर कौन जाएगा? CO2। और इस पाइप का नाम क्या है? महाशिरा। महाशिरा। इस महाशिरा के द्वारा आपकी CO2 को वापस कहां ले जाया गया? दाएं आलिंद के अंदर। जैसे ही दाएं आलिंद में ये भरा, वही घटना संपन्न हुई, दायां आलिंद वापस से क्या हो गया? पिचक गया, संकुचित हो गया। अब ये संकुचित हुआ तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पे त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? त्रिवलन कपाट। तो यहां का जो रक्त था वो आ गया नीचे की ओर। कौन से कपाट से? त्रिवलन कपाट से। यहां पूरा भरने के बाद में वो वापस क्या हो गया? शिथिलन। अब जैसे ही वो शिथिलन हुआ तो इसमें क्या हो गया? संकुचन। जब ये आपका दायां निलय जब संकुचित हुआ तो यहां से रक्त निकलता हुआ आपके इस पाइप में चला गया और ये पाइप इस रक्त को लेकर के जाएगा आपके फेफड़ों की ओर। और इस पाइप का नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। ऊपर वाले पाइप का क्या नाम था? फुफ्फुसीय शिरा। इस पाइप का क्या नाम है? महाधमनी। इस पाइप का महाशिरा। और इधर वाले पाइप का क्या नाम है? फुफ्फुसीय धमनी। अब यहां पे आप कंफ्यूजन होगा कि कहां धमनी यूज कर रहे हो, कहां शिराएं बना रहे हो, लेकिन इस चित्र को समझने का प्रयास करो। यहां से ऑक्सीजन आई, सबसे पहले बाएं आलिंद में आई, बायां आलिंद संकुचित हुआ तो जो आपका रक्त था वो चला गया बाएं निलय के अंदर। जब बायां निलय भी संकुचित हुआ तो आपका रक्त अर्धचंद्राकार कपाट से निकल करके कोशिकाओं में चला गया। कोशिकाओं में ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, CO2 निष्कासित हुई। CO2 महाशिरा के द्वारा वापस हृदय के दाएं भाग में पहुंचा दी गई। अब दाएं आलिंद में पहुंचा, दायां आलिंद भी संकुचित हुआ तो चला गया दायां निलय में। जब दायां निलय भी संकुचित हुआ तो बेचारा बाहर निकल के फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों की ओर चला गया। फेफड़ों की ओर जाकर के उसने CO2 को कहा कि भाई CO2 तू जा तेरे फेफड़ों में, मेरे को स्वतंत्र छोड़। जैसे उसने उसको उतार के भेजा, पुनः फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा ने ऑक्सीजन जोड़ लिया। ये बाएं आलिंद में लेके आई, बाएं आलिंद से बाएं निलय में गए, बाएं निलय से वापस कोशिकाओं में गए, कोशिकाओं में CO2 मिली, CO2 को महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में लाए,
दाएं आलिंद से दाएं निलय में और दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा हम फेफड़ों की ओर भेजती है। ये हमारे शरीर में हृदय का मुख्य कार्य होता है। तो यह आप लोग एक बार इस चित्र को भी बना लो जल्दी से, क्योंकि महत्वपूर्ण चित्र है ये। अब हम क्रियाविधि को एक बार लिख लेते हैं। देखो दोनों घटनाएं मैं लिख दूं, शिथिलन और संकुचन। संकुचन सिस्टोल और डायस्टोल यानी शिथिलन। ओके, दोनों वर्ड्स को याद रखना, संकुचन और शिथिलन। संकुचन का मतलब है अपनी संरचना को सिकुड़ लेना और शिथिलन का मतलब है वापस फैल जाना, सिकुड़ जाना। और शिथिलन का मतलब है पुनः प्रसारित हो जाना, पुनः फैल जाना, पुनः फैल जाना। क्या हो गया भाई, ये फैल गया। ओके, अब हृदय के बारे में आप लोग भी एक बार मुझे पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करो। हृदय में कितने कोष्ठ थे? 4। ऊपर वाले 2 आलिंद, नीचे वाले 2 निलय। एक हृदय का पार्ट बायां था और एक भाग कैसा था? दायां भाग था। सबसे पहले फेफड़ों से हमने ऑक्सीजन को लिया और उस ऑक्सीजन को हम हृदय के बाएं आलिंद में लेकर के आए। बाएं आलिंद ने थोड़ी देर रोका और उसने कहा भाई यहां से बाहर निकलो रे। उसने अपने आप को सिकुड़ लिया, अपनी संरचना को बिल्कुल छोटा सा कर लिया। रक्त ने कहा ठीक है भाई हम तो चले जाएंगे, आए थे तेरे घर पे लेकिन तूने रोका नहीं तो हम चले जाएंगे। तू नहीं तो और कोई रोकेगा हमें। तो वो हृदय जो है उसने आपके रक्त को बाएं आलिंद से बाहर निकाला और वो चला गया आपके बाएं निलय के अंदर। बाएं निलय में जैसे ही आपका रक्त पहुंचा, बाएं निलय में भी एक घटना हुई जिसका नाम है संकुचन। वहां से भी रक्त को बाहर निकाल दिया तो महाधमनी के द्वारा वो रक्त होता हुआ आपकी कोशिकाओं में पहुंच गया। किसको लेके गया है अभी तक? वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहां गया और जाकर के उसने ग्लूकोज को तोड़ दिया, ग्लूकोज का विखंडन कर दिया। निकली कौन? CO2। CO2 जैसे ही निकली तो CO2 को महाशिरा के द्वारा वापस हृदय के अंदर लाया गया और वो था हृदय का दायां भाग, दाएं आलिंद के अंदर लाया गया। दाएं आलिंद से संकुचित हुआ तो दाएं निलय में, और दाएं निलय से उस रक्त को वापस बाहर निकाल दिया। उसने उस CO2 को फेफड़ों की ओर छोड़ा और अपनी जो हृदय की क्रियाविधि थी वो कंप्लीट हुई। अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं हृदय के अंदर फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा द्वारा O2 युक्त रक्त को, O2 युक्त रक्त को लाया जाता है। कौन से पाइप के द्वारा भाई? फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा लाया जाता है। कैसे रक्त को लेके आए हैं? O2 युक्त रक्त को लेकर के आए हैं। अगले पॉइंट की बात करें, रक्त बाएं आलिंद के अंदर, बाएं आलिंद के अंदर लाया जाता है। कहां लाया गया इसको? बाएं आलिंद के अंदर। जैसे ही बाएं आलिंद के अंदर ये रक्त आया, आलिंद के अंदर एक घटना हुई जिसका नाम क्या था? संकुचन। बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में संकुचन होता है, संकुचन होता है, अर्थात इसकी जो संरचना थी वो सिकुड़ जाती है। और जैसे इसमें संकुचन हुआ, संकुचन होने से दिविवलन कपाट, दिविवलन कपाट खुल जाते हैं, दिविवलन कपाट खुल जाते हैं। अब दिविवलन कपाट खुले तो रक्त जो है, रक्त बाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है, बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। कहां प्रवेश कर गया भाई? अब बाएं निलय के अंदर चला गया, नीचे वाले कोष्ठ के अंदर। ध्यान रखना कहीं और नहीं चला जाए। आलिंद के द्वारा भेजा रक्त निलय में जाएगा और निलय का भेजा रक्त शरीर में बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा। ओके, अब घटना होगी निलय के अंदर। कौन सा निलय है? बायां निलय। बायां निलय के अंदर संकुचन होता है। संकुचन
प्रारंभ होता है, संकुचन प्रारंभ होता है। जैसे ही इसमें संकुचन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो द्विविवलन कपाट खुला था वो बंद हो जाएगा। प्रारंभ होता है तो द्विविवलन कपाट बंद हो जाते हैं। द्विविवलन कपाट बंद हो जाते हैं। बंद क्यों हुए? ताकि आपका जो रक्त है वो निलय से वापस किस में न चला जाए, आलिंद के अंदर। ओके विद्यार्थियों, तो बंद हो जाते हैं। अब साथ साथ नोट करते रहिए। अब जैसे ही इसमें संकुचन हुआ तो रक्त कहां भेज दिया गया? अतः रक्त बाएं निलय से अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए बताओ कौन से पाइप में गया? महाधमनी के अंदर होते हुए महाधमनी में जाता है। महाधमनी में जाता है। अब आपकी जो महाधमनी है, महाधमनी ये क्या करती है? महाधमनी शुद्ध रक्त को, मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं बार बार क्योंकि शुद्ध रक्त का मतलब है उस रक्त के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो महाधमनी शुद्ध रक्त को कोशिकाओं तक लेके जाती है, कोशिका स्तर पर ले जाती है, कोशिका स्तर पर ले जाती है। अब इसने महाधमनी ने अपना काम पूरा कर दिया कि ये आपके कोशिका स्तर पर ले गई। कोशिकाओं में कौन सी घटना संपन्न होगी? ग्लूकोज का विखंडन। कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का विखंडन होता है। जिससे कौन निष्कासित हुई विद्यार्थियों? CO2 गैस निष्कासित होती है, जिससे CO2 गैस निष्कासित होती है। CO2 गैस निष्कासित होती है। ये CO2 निकल गई। अब इस CO2 को आप क्या करोगे? एक पाइप लोगे और उस पाइप का नाम क्या है विद्यार्थियों? महाशिरा। महाशिरा के द्वारा CO2 युक्त रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में भेजा जाता है। कहां भेज दिया विद्यार्थियों? आपके हृदय के दाएं आलिंद के अंदर। वही घटना पुनः होगी। दाएं आलिंद में गया। अब दायां आलिंद क्या होगा? संकुचित। जब वो संकुचित होगा तो कौन सा कपाट खुलेगा? त्रिवलन कपाट। अब ध्यान रखना, यहां पे कौन सा कपाट खुला? त्रिवलन कपाट। दाएं आलिंद में संकुचन होता है। दाएं आलिंद में संकुचन होता है, जिससे कौन सा कपाट खुला विद्यार्थियों? त्रिवलन कपाट। जिससे त्रिवलन कपाट खुल जाता है। अतः आपका जो रक्त है वो दाएं आलिंद से कहां चला जाएगा? दाएं नीले के अंदर। अतः रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में चला जाता है। दाएं निलय में चला जाता है। कहां गया ये? आपके दाएं निलय में। अब दाएं निलय में जाने के पश्चात अब घटना संपन्न होगी। दाएं निलय के अंदर भी क्या होगा? संकुचन। अब दाएं निलय के अंदर प्रारंभ होगा संकुचन। दायां निलय
संकुचित होता है, दायां निलय संकुचित होता है। दाएं निलय में भी क्या हो गया, संकुचन, जिससे रक्त फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़ों की ओर भेजा जाता है, फेफड़ों की ओर भेजा जाता है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसका भाई लंबा है और ये अपने को लिखना भी है क्योंकि इसकी क्रियाविधि है। फेफड़ों की ओर भेज दिया, फेफड़ों पर या फेफड़ों में CO2 का बंध टूट जाता है, कार्बोक्सीमोग्लोबिन का जो है CO2 का बंध टूट जाता है, जिससे CO2 फेफड़ों में चली जाती है, जिससे CO2 फेफड़ों में चली जाती है। कहां चली गई भाई, ये फेफड़ों में, फेफड़ों में चली जाती है। अब आपकी जो CO2 थी वो कहां चली गई, फेफड़ों में। फेफड़ों से आपने किसको जोड़ा, O2 को, कौन से पाइप के द्वारा, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा, और उसको कहां लाए, आपके हृदय के बाएं भाग में, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में जब संकुचन हुआ तो द्विवलन कपाट खुला, आपका जो रक्त है वो बाएं आलिंद से बाएं निलय में गया। जब बाएं निलय में संकुचित हुआ तो आपका रक्त जो है महाधमनी के द्वारा होता हुआ कोशिका में चला गया। कोशिका में O2 ने ग्लूकोज का विखंडन किया, CO2 निष्कासित हुई। CO2 को महाशिरा के द्वारा आपके हृदय के दाएं आलिंद के अंदर लाया गया। दाएं आलिंद जब संकुचित हुआ तो त्रिवलन कपाट खुले, आपका जो रक्त था, अशुद्ध रक्त जो था, वो चला गया दाएं निलय के अंदर। जब दाएं निलय में संकुचन हुआ तो आपका जो रक्त है वो फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ कहां भेज दिया गया, आपके फेफड़ों की ओर, और फेफड़ों में वो CO2 आपके आ गई और फेफड़ों से आपने कहा निकाल दिया उसको बाहर। ये हृदय की बेसिक सी क्रियाविधि है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहां पे एक दो पॉइंट और ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपका जो हृदय होता है उसके अंदर मैंने अभी आपको एक अंग बताया था या एक भाग बताया था जिसका नाम था SA नोड, SA नोड। इसे पेसमेकर भी कहते हैं, पेसमेकर भी कहते हैं। अब आप एक चीज पूछोगे कि सर ऐसी कौन सी चीज है हृदय में जो हृदय के अंदर संकुचन शिथिलन उत्पन्न कर रही है। तो ये जो ऐसे नोड है ना, ये क्या करता है, एक आवेग भेजने का कार्य करता है। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है वो शरारत करके पीछे हट जाता है, लेकिन शरारत करने के बाद में आगे की क्रियाविधि पूरी बढ़ जाती है। जैसे आप स्कूल की क्लासों के अंदर किसी को छेड़ करके आप तो चुपचाप बैठ जाते थे, लेकिन आगे की जो क्रियाविधि होती थी जिसमें सारी क्लास मास्टर के द्वारा पीटी जाती थी, वही क्रिया यहां पे होती है। ऐसे नोड क्या करता है, आपके हृदय के अंदर एक क्रियाविधि उत्पन्न करता है, विद्युतीय आवेग उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से इसमें संकुचन हो जाता है। अगर मैं किसी चीज को दबाऊंगा और दबा के छोड़ूंगा तो उसमें क्या होगा, शिथिलन, वापस फैल जाएगी। बोतल को दबाओ, दबाते ही छोड़ दो, वापस फैल गई, फिर दबाओ, फिर छोड़ दो, वापस वो अपनी संरचना के अंदर आने की कोशिश करेगी। ऐसी क्रियाविधि यहां पे चल रही थी। अब मैं बोतल को दबाने का काम तो यहां मेरा हाथ कर रहा है, मेरे हाथ से उस बोतल को दबा रहा हूं। हृदय में कौन है, हृदय में भी कोई ना कोई तो है जो आपके हाथ की भांति काम कर रहा है। और मेरे डियर विद्यार्थियों, वहां और कोई नहीं, खुद कौन है, ऐसे नोड, पेसमेकर जो है ये क्या काम करता है, आपके हृदय के अंदर आवेग उत्पन्न करता है, संकुचन उत्पन्न करता है। यह हृदय में आवेग उत्पन्न करता है, आवेग उत्पन्न करता है। इसने अपना काम कर दिया, आवेग उत्पन्न कर दिया, अभी इसने दबा दिया, संकुचन हो गया और ये वापस फैल गया। इसी क्रियाविधि के द्वारा आपका जो हृदय है उसमें धड़कनें चलती रहती हैं। और आप लोगों को यहाँ पे जब आप हाथ रख के देखोगे तो आपको नजर आएगा जैसे हृदय मेरा धड़क रहा है। ये हमेशा धड़केगा, कभी बंद नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने हृदय का आदान प्रदान कर दिया, किसी को अपना हृदय दे दिया। ये क्रियाविधि नहीं हो सकती। जिस दिन आपने अपना हृदय किसी को दे दिया उस दिन शायद अपन भी स्वर्ग या नरक की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि अपने शरीर में हृदय ही एक ऐसा अंग है जो काम कर रहा है। तो कृपया करके ये मिथ्या बहाने बनाने छोड़ो कि मैंने मेरा हृदय किसी को दान कर दिया, किसी को दे दिया। दानी तो तुम हो नहीं। तुम ये हमेशा कहते रहते हो कि जैसे वो पुरानी पिक्चरों में होता था कि दिल का आदान प्रदान कर दिया, दिल ले गए वो कर दिया।
तो कृपया करके हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ये कहीं नहीं जाता। जिस दिन ये बंद हो गया उस दिन अपन बंद हो जाएंगे। तो कृपया करके इसको सही सलामत रखो, इसकी जो प्रॉपर तरीके से क्रिया विधि, इसकी जो मरम्मत है वो कार्य पूर्ण करते रहा करो और इसका विशेष ध्यान रखा करो, योग वगैरह किया करो, वरना ये बंद हो गया तो अपन भी बंद हो जाएंगे, धड़कने लायक ही नहीं रहेंगे। अब बात कर लेता हूं एक बार धड़कने के बारे में भी। ये धड़क रहा है, कितना समय ले रहा है, 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। तो मैं बात करूं हृदय स्पंदन की, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट जो होती है उसकी बात करते हैं। तुम्हारी धड़कनें तुम्हें सुनाई दे रही होंगी, तुम्हारी धड़कनें जो है वो तुम्हें स्पष्ट नजर आ रही होंगी कि हमारी धड़कनें धड़क रही हैं। ये कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो हृदय के लिए कहा जाता है कि 1 मिनट में ये धड़कता है विद्यार्थियों 72 बार। एवरेजली कितनी बार धड़कता है? 72 बार। आपका जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार प्रति मिनट। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और 60 सेकंड में ये 72 बार धड़क गया। यानी कितनी बार धड़का? 72 बार। कितनी देर में? 60 मिनट के अंदर, वो सॉरी 60 सेकंड के अंदर। अब बात करें, 1 सेकंड का समय भी नहीं लिया इसने धड़कने में, अर्थात एक बार हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का। 0.8 सेकंड यानी 1 सेकंड भी नहीं होने देता, उससे ज्यादा आपका हृदय धड़कने की आपको सुनाई दे देगी उसकी हार्ट बीट। अब आप बोलोगे सर जी ये फिक्स है क्या कि 72 बार ही धड़केगा? ऐसा नहीं है। आपके पीछे लग जाए अगर कुत्ता तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका प्रेशर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल सामान्य अवस्था की बात करें तो आपका वयस्क व्यक्ति में हृदय जो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वयस्क की। 60 सेकंड में कितने आ रहे हैं? 60 सेकंड के अंदर आपका जो हृदय है वो 72 बार धड़क गया। एक बार धड़कने में कितना समय लगा? 0.8 सेकंड का। सभी को समझ में आया होगा। अब आपका जो हृदय है उससे कुछ रक्त जो है वो बाहर निकलता है। एक बार धड़केगा तो उससे भी रक्त बाहर निकलेगा और आपका हृदय लगभग लगभग 1 मिनट के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त का 5 से 6 लीटर रक्त का परिवहन कर देता है, या रक्त का निष्कासन कर देता है। 1 मिनट में आपके हृदय से कितना रक्त बाहर निकल जाता है? लगभग 5 से 6 लीटर रक्त निष्कासन कर दिया जाता है। अब आपकी बॉडी में रक्त कितना होता है? आपकी बॉडी में भी इतना ही है, 5 से 6 लीटर रक्त है। अर्थात 1 मिनट में आपकी पूरी बॉडी का जो खून है, रक्त है, उसको फिल्टर कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है। और ये क्लीन करने का काम कौन कर रहा है? हृदय। एक हृदय स्पंदन में, एक हृदय स्पंदन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। 0.8 सेकंड का समय लगता है। 0.8 सेकंड का समय लगता है, अर्थात इसने पूरी 1 सेकंड भी नहीं ली। और ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये हृदय निकास होता है। हृदय से निष्कासित रक्त, निष्कासित रक्त हृदय निकास कहलाता है। हृदय निकास कहलाता है, अर्थात आपके हृदय से निकाला हुआ रक्त कहलाता है, कहलाता है। ये हमने हृदय के बारे में कुछ चीजें और देख ली। अब हम चर्चा और करें विद्यार्थियों। आपका जो हृदय है उसकी धड़कनें क्या कहती हैं? कुछ ना कुछ तो कहती होगी, उनकी ध्वनि कुछ तो कहती होगी आपको। जरा सुनो एक बार अपनी धड़कनों की कहानी क्या बयां करती है वो। तो कृपया करके ज्यादा सीरियसली नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ साइंस की भाषा में आपको उसकी ध्वनि सुननी है। कहीं तुम किसी और की सांसों की ध्वनि सुनने लग जाओ कि तेरी धड़कनों को सुनना है क्या कहती है। कहते ना धड़कनों में नाम गूंजता है, तो ऐसा कुछ नहीं है विद्यार्थियों। ध्यान रखना, आपकी जो धड़कन है उसकी आवाज आती है लब ढब। अपने हृदय की जो हार्ट बीट होती है, हृदय जो ध्वनि होती है, उसको ध्यान रखना भाई। हृदय ध्वनि अर्थात हृदय भी कुछ तो कहता है। हृदय ध्वनि, ये 2 प्रकार की ध्वनियां निकलती है। एक होता है लब और एक है ढब। लव नहीं है भाई ये लब, और दूसरा कौन सा है? डब। लब जो है ये ध्वनि आती है
द्विवलन या त्रिवलन कपाट के बंद होने से, द्विवलन या त्रिवलन कपाट के बंद होने से कौन सी ध्वनि आपको सुनाई दी भाई? लब की। कृपया करके इसको शुद्ध बोलोगे, क्या है ये? लब है। दूसरी ध्वनि कब सुनाई दे रहा है? डब। ये दिखाई सुनाई देती है भाई अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से। जैसे ये हृदय के कपाट बंद हो रहे हैं, ध्वनियां उत्पन्न हो रही है भाई, लब ढब, और ये आपको सुनाई देंगी। आप सुनोगे तो स्टेथोस्कोप जो होता है, आप उसको यहां जो उसके आगे वाला भाग होता है उसको अपने हृदय पे रखो, और जो आगे की ओर जो उसके दोनों कानों में लगाने वाले भाग होते हैं उनको कान में लगा के सुनोगे तो आपकी ध्वनि जो है आपको स्पष्ट सुनाई देगी। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है? तो उसमें ध्वनि का परावर्तन होता है, और वो क्या करता है, अगर आप उसको बाहर की ओर अंगुली से उसके ऊपर मारोगे तो आपके कान के पर्दे फटने के लिए तैयार हो जाएंगे, बहुत तेज आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो वो क्या करता है, अपनी हृदय की ध्वनि को सुनता है, लब डब, और डॉक्टर जो होता है वो चेक करते समय सुनता है भाई ठीक ठाक ध्वनि चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि जो मेन ऑर्गन है अपने शरीर की, जो मेन मोटर है वो हृदय ही है। जब तक ये चल रहा है तब तक अपन चल रहे हैं, जिस दिन ये बंद हो गया विद्यार्थियों कृपया करके अपने आप को समेट लेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर जो हृदय है उसकी ध्वनि कौन कौन सी है? लब और डब। लब की ध्वनि द्विवलन और त्रिवलन कपाट के बंद होने से आई, और डब की ध्वनि अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से उत्पन्न हुई। ये हमारी हृदय की ध्वनियां हो गई। हमने हृदय का परिचय भी देख लिया, फिर हमने हृदय की संरचना देखी, फिर हमने हृदय की क्रियाविधि देखी, और कुछ बेसिक से जो आंकड़े थे हृदय से रिलेटेड वो भी हमने देख लिए हैं। जरा मुझे जल्दी से बता दो, हृदय जो है वो 2 कोष्ठीय किसके शरीर में मिलेगा? मछलियों के शरीर में। 3 कोष्ठीय उभयचर और सरीसृपों के शरीर में, और 4 कोष्ठीय वो मिलेगा विद्यार्थियों पक्षी और स्तनधारियों के शरीर के अंदर। इसके अलावा खुला परिसंचरण जो है जिसमें कोई रक्तवाहिनी नहीं होती वो आर्थ्रोपोडा में है, और बंद परिसंचरण किसमें है? मनुष्य वगैरह जितने भी उदाहरण है उनमें कौन सा है? बंद परिसंचरण होता है। ये हमने हृदय के बारे में कुछ चीजें देखी हैं, और भी बहुत से पॉइंट है, जैसे अभी हृदय की ध्वनि देखनी है, बीपी देखनी है, ईसीजी देखनी है, कि हृदय का जो ग्राफ होता है वो आप याद करो, पुराने जमाने में वो आप पिक्चर देखते थे, पिक्चर के अंदर वो टेलीविजन सा लगा होता था मरीज के पास में, और उसके अंदर यूं देखा जाता था, आप भी बड़े गौर से देखते थे। अगर कोई गुंडा मर गया, गुंडे को अगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वो लाइनें चलती चलती धीरे धीरे यूं सीधी लाइन हो जाती थी। लेकिन जैसे आपको याद हो तो ये लाइनें इस प्रकार से चलती थी, और इन लाइनों के अंदर हीरो जो है जैसे ही किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हीरोइन आकर के उसको बोलती है, तुरंत उसकी वो लाइनें जो है वो धीरे धीरे यूं घुमाव सी चालू हो जाती है। वरना आप लोग देखना वो बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन करते हैं भाई, हाँ ये लो। डॉक्टर कहता है कि अपना नहीं बचा सकते, चंद मिनट पहले लेके आते तो उसके प्राण बचा सकते थे। लेकिन अगर ये लाइन धीरे धीरे, अगर इसमें कुछ ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब सोचना कि उसके जो शरीर में धड़कनें अभी भी जिंदा है, अभी वो व्यक्ति जिंदा है। तो कृपया करके ये ग्राफ आपने देखा होगा, ये ईसीजी का ग्राफ होता है, और आप में से सभी ने ये पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, टेलीविजन सा रखा होता था, उसमें लाइनें चलती रहती थी। अब हम एक अगला टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, रक्त के बारे में। हमने पहला देख लिया हृदय, अब दूसरा है हमारा रक्त। और विद्यार्थियों ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि यहां से लगभग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। हम इस टॉपिक को मैक्सिमम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होता है, इसका कोई अंत नहीं है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जितनी पढ़ी जाओ उतनी कम है। हम चर्चा करेंगे कि हम इसको एनसीईआरटी को ही कवर करके साथ चले। सबसे पहले आप अगर रक्त का अध्ययन करोगे तो क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, लॉजी। बायोलॉजी में आप लॉजी लगाओगे, कौन सी लॉजी लगा दी? हेमेटोलॉजी। इसके जनक कौन है? जनक है कार्ल लैंडस्टीनर, और लैंडस्टीनर ये हेमेटोलॉजी के क्या है भाई? जनक है। अब एक बार बेसिक सा आप परिचय सुन लो भाई रक्त के बारे में। ये आपका रक्त है, और रक्त आपको पता है कैसा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक उपकला ऊतक और एक संयोजी ऊतक। और रक्त की बात करके चले तो रक्त की मात्रा जो बात करें
ये लगभग लगभग पुरुष के अंदर पाया जाता है 5 से 5.5 लीटर, या एवरेजली आप 5 से 6 लीटर के मध्य, 5 से 6 लीटर के मध्य। और महिला जो होती है उसमें लगभग पाया जाता है 4 से 5 लीटर के मध्य। अब आप बोलोगे कि महिलाओं के अंदर रक्त कम क्यों होता है, तो कोई बेचारा वैवाहिक जीवन जीने वाला व्यक्ति कह सकता है कि महिला जो है उसमें रक्त इसलिए कम है क्योंकि कुछ रक्त इसको और कहीं से भी लेना है, अर्थात पुरुष का रक्त लेगा। ये मेरा विचार नहीं है, किसी वैवाहिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति का विचार हो सकता है कि महिला के शरीर में लगभग 4.5 लीटर के आसपास, 5 लीटर के आसपास ब्लड पाया जाता है। कम इसलिए होता है क्योंकि ये कुछ रक्त जो है, हालांकि आप लोगों ने मच्छरों के बारे में भी सुना होगा, हमेशा अपने को जो मच्छर काटता है ना, वो हमेशा मादा काटती है, नर कभी नहीं काटता। नर बेचारा बड़ा थोड़ा आदमी है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। मादा जो मच्छर होती है वो आकर के आपको काटती है, क्योंकि उसके अंदर अंडों का निर्माण तभी होता है, आगे का जो प्रजनन की क्रिया होती है। आपको मच्छर काट लिया मतलब आप उसके कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ाने में जिम्मेदार हो। आपको जैसे मच्छर ने काटा, आप उसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए अब आप महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आ गए हो। तो महिलाओं के अंदर रक्त की मात्रा थोड़ी कम होती है। अगर हम रक्त में बात कर ले तो हीमोग्लोबिन भी हमारे रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो लगभग 14 ग्राम और महिलाओं के अंदर होता है 13 ग्राम डेसीलीटर के अंदर पाया जाता है ये। तो पुरुष के अंदर इसकी भी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, रक्त में लगभग लगभग 200 ग्राम के आसपास कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये हम वसा के अंदर चर्चा कर लेंगे, इसको यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हीमोग्लोबिन की भी हमने चर्चा कर ली। रक्त जो होता है वो आपके शरीर के अंदर मुख्य रूप से परिवहन का कार्य करता है, और ये पतला भी नहीं होता तो गाढ़ा भी नहीं होता, अर्थात ये आपका जो है कोलाइडल रूप के अंदर पाया जाता है। कोलाइडल रूप में उपस्थित। ये जल्दी से कुछ बेसिक जानकारी जो छाप लो भाई आप। अब हम चर्चा करते हैं रक्त के बारे में, और मैं एक चार्ट बनाता हूं आपके लिए। रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो रक्त में उपस्थित होता है प्लाज्मा, और साथ में मिलता है मेरे डियर विद्यार्थियों रुधिकाणु। रुधिकाणु यानी कुछ कणनुमा संरचनाएं पाई जाती है। तो ब्लड में क्या क्या मिला आपको, खून में क्या क्या मिल रहा है, देखते रहो, नजरें हटनी नहीं चाहिए। पता नहीं खून में क्या छूट जाएगा, क्या आपके सामने आ जाएगा, जल्दी से देखते रहो। प्लाज्मा जो होता है ये होता है विद्यार्थियों आपके रक्त में कितना, 55%, अर्थात 45% कौन रह गया, रुधिकाणु। मैक्सिमम कौन आ गया यहाँ पे, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो एकदम गुलित रूप में पाया जाता है, पानी के समान होता है, क्योंकि इसके अंदर 90 to 92%, 90 to 92% कौन पाया जाता है डियर विद्यार्थियों, जल। इसी के कारण आपका जो रक्त है वो पतला होता है भाई। इसके कारण प्लाज्मा में उपस्थित जल के कारण आपका रक्त कैसा होता है, एकदम लिक्विड रूप में होता है। और 8 से 10% कौन मिलेगा विद्यार्थियों, यहां पे मिलेंगी प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन कौन कौन सी मिलेगी, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूलिन। ये कुछ प्रोटीन है जो आपके कहां मिलेंगी, प्लाज्मा के अंदर मिलेंगी। प्लाज्मा में 90 to 92% तो कौन भरा है भाई, पानी भरा है। 8 से 10% इसमें प्रोटीन है, और प्रोटीन भी कौन कौन सी, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। इनकी भी चर्चा करेंगे। फाइब्रिनोजन जो है मैं यहीं पे नोट कर देता हूं, ज्यादा चीजें हमें नोट नहीं करनी पड़े। यह रक्त का थक्का जमाती है, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, थक्का जमाने में सहायक है। ग्लोब्यूलिन जो है इसका कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र का, आपके शरीर की लड़ने की क्षमता है इंटरनली, प्रतिरक्षा तंत्र। और एल्ब्यूमिन जो है ये प्रासरण संतुलन का काम करता है, प्रासरण संतुलन। ये लाइन जो है आप लोगों को 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। रुधिकाणुओं की बात करके चले तो रुधिकाणुओं में आपको जो जो मिला उनका नाम है डियर विद्यार्थियों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी आप लोगों को सबसे पहले आपके रक्त के अंदर कुछ चीजें नजर आई, उनमें प्लाज्मा कितना प्रतिशत था,
55%। 45% कौन है? रुधिकाणु है, कुछ कणनुमा संरचनाएं हैं। प्लाज्मा में आपके मैक्सिमम जो 90 to 92% आपके पानी था और 8 या 10% के आसपास कौन थी? कुछ प्रोटीन्स थी। रुधिकाणुओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। इनका पूरा नाम भी लिख लो भाई, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं ये लाल रंग की होती हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। ये श्वेत श्वेत रक्त कणिकाएं कणिकाएं और अंतिम कौन है भाई? प्लेटलेट्स होती है। तो ये हमारे रक्त के अंदर उपस्थित है। हमारा रक्त सबसे पहले कोलाइडल संयोजी ऊतकों का है, जिसमें प्लाज्मा और रुधिकाणु दोनों इसमें उपस्थित है। ये चार्ट हमने जो बनाया है, इसी चार्ट को हमें ब्लड के रूप में पढ़ना है, अर्थात हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी हमें पढ़ने हैं। यहाँ पे हमें प्लाज्मा भी पढ़ना है। चलो डियर विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आपकी रुधिकाणु और रुधिकाणुओं में मैंने आपका पहला ले लिया आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल। आओ भाई, इनका भी बेसिक सा परिचय देख लें। पहले तो ये बताओ आपके शरीर में कितनी मिलेंगी? तो विद्यार्थियों, इनकी संख्या हमारे शरीर में उपस्थित है 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलियन। यानी हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या लगभग मिलियनों में पाई जाती है, 5 से 5.5 मिलियन होती है। ओके, अब बात करें कि ये आरबीसी जो है ये बनती कहां है? तो विद्यार्थियों, इसका जो निर्माण है या इसकी स्टडी की बात कर लेते हैं पहले। इरिथ्रोसाइट ये क्या है? आपकी आरबीसी की स्टडी इरिथ्रोलॉजी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। ओके विद्यार्थियों, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि नाम में भी आपको पता लग रहा होगा कि लाल रक्त कणिकाएं ये पाई जाती है। इसकी उम्र या इसकी एज कितनी होती है? तो इसकी एज होती है 120 दिन की। ये 120 दिन जीवित रहती है, उसके बाद ये मर जाती है। अब अगर कोई बड़ी है तो वो मरेगी जरूर। मैं पूछ लूं कि इसका जो निर्माण है या इसका जो जन्म है वो कहां होता है? तो विद्यार्थी, इसका जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा के अंदर। और यदि एक चीज यहां पे नोट, हालांकि मैं नीचे लिखा दूंगा, ये मरेगी। मैंने कहा 120 दिन इसकी उम्र है, 120 दिन बाद में मर जाती है। अब मरने के बाद ये कहां जाएगी? तो विद्यार्थियों, ये जाती है स्प्लीन या प्लीहा के अंदर। प्लीहा की बात करके चले तो यहां पे इसका एक तो संग्रह होता है, एकत्रित होती, स्टोर होता है, और इसके अलावा यहां इसकी अंतिम संस्कार होता है, इसलिए इसको कहते हैं कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा होगा, कब्रिस्तान में क्या जाएगा? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? प्लीहा। और संग्रह भी कहां होता है? प्लीहा के अंदर। बणी कहां? अस्थि मज्जा के अंदर। यहां एक नोट लगा के और लिख दो भाई, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है। निर्माण प्लीहा में होता है। पहले देखो भाई, बणी कहां थी? ये जब भ्रूणीय अवस्था थी तब ये बणी थी प्लीहा के अंदर। अब जब आप जन्म ले लिए तो उसके बाद में मर कहां रही है? ये प्लीहा के अंदर। ओके, अब अगर आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा आपके शरीर में बढ़ जाए तो वो भी कुछ ना कुछ तो कहलाएगा। अगर संख्या घट जाए तो ध्यान रखना, इरिथ्रोसाइटोसिस। साइटोसिस, मैं कुछ वर्ड लिखूंगा जिनका आप अर्थ समझो। अगर किसी नाम के आगे साइटोसिस लग रहा है, इसका मतलब संख्या क्या हो गई? संख्या बढ़ गई। और अगर इरिथ्रोपीनिया लग गया नाम के आगे, तो आरबीसी की संख्या क्या हो गई? कम हो गई।
आरबीसी की संख्या कम हो गई। पॉइंट को समझते चलो भाई। अगर इरिथ्रोसाइटोसिस है, इसका मतलब वर्ड पूछ ले कि इरिथ्रोसाइटोसिस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है कि आरबीसी की संख्या बढ़ गई। और यदि पूछ ले कि इरिथ्रोपिनिया क्या है, तो आरबीसी की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। आपके शरीर में मिलियंस की संख्या में कौन पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। उम्र कितनी है, 120 दिन। 120 दिन के बाद में ये मर जाती है। और इसका कब्रिस्तान कौन है, इसका कब्रिस्तान प्लीहा। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे हम और आरबीसी के ऊपर चर्चा करें। तो आरबीसी का काम क्या है, जैसे मैंने हृदय के अंदर आपको बताया था कि हृदय का मुख्य कार्य जो होता है वो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखने का होता है। उसी प्रकार से आरबीसी का कार्य क्या है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। या मैं सीधी गैस लिख देता हूं क्योंकि कुछ मात्रा में CO2 का भी करता है। मुख्य कार्य गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन करना है, गैसों का परिवहन करना है। अब यहां से मैं एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा, विद्यार्थियों कृपया करके अपनी नजरें सामने रखने की कोशिश करो। आरबीसी जो होता है उसके साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ती है, CO2 भी जुड़ती है, और एक गैस और आती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी जुड़ती है। तो कौन सी की क्षमता ज्यादा होती है जुड़ने की, तो देखो सुनो, ऑक्सीजन जो है उसकी क्षमता ज्यादा होती है किससे, CO2 से, जुड़ने की क्षमता। और ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसकी क्षमता होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षमता होती है जुड़ने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता। अब किसके साथ में जुड़ने की क्षमता है ये क्षमता, हीमोग्लोबिन के साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। कि हीमोग्लोबिन के साथ में सर्वाधिक संख्या किसकी है जुड़ने की, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की, उसके बाद में O2 की, और उसके बाद में CO2 की। आओ एक छोटी सी घटना मैं आपको याद दिलाऊं। आपने कई बार न्यूज़पेपर की कटिंगों में पढ़ा होगा कि धुएं से भरे कमरे में सोने से किसी की दम घुटने से मृत्यु हो गई। बहुत सी बार आपने सुना भी होगा, सर्दियों के मौसम में कई बार अंगीठी जब वगैरह जला करके कमरे में रख दी जाती है, उसकी जो धुआं होती है उस पूरे कमरे में बढ़ जाती है। अब सुनो, आपने वायुमंडल से सारी गैसों को शरीर के अंदर तो ग्रहण कर लिया, फेफड़ों में भी चली गई। मैंने आपको कहा था कि फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है उसको हीमोग्लोबिन खींच लेता है कि आजा मेरे साथ में जुड़ के चल। क्यों, क्योंकि आपके पास में ये नहीं थी, आपने धुएं से भरे कमरे में श्वास नहीं लिया। अब आपने किसी धुएं से भरे कमरे में श्वास ले लिया, तो अब आपके श्वसन में और कौन चली गई, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जैसे ही आपके फेफड़ों में गई तो ये ऑक्सीजन को मना कर देती है कि तेरे को नहीं जुड़ना, तेरे से पहले मेरे को जाना है और मैं गठबंधन करूंगी हीमोग्लोबिन के साथ में। तो वहां पे आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ कौन बंध बना लेता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जुड़ने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता अधिक होती है, जुड़ने की क्षमता अधिक होती है। यही रीजन है कि धुएं से भरे कमरे में सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण, इसी कारण धुएं से भरे कमरे में, धुएं से भरे कमरे में सोने से मृत्यु हो जाती है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ये घटनाएं सुनी है। ठीक है भाई, हमने चर्चा कर ली कि CO जो है उसकी जुड़ने की क्षमता किससे अधिक होती है, O2 से, किसके साथ में, आरबीसी के साथ में। अब हम और आरबीसी को आगे की ओर लेके जाएं, तो आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लीहा के अंदर उसका कब्रिस्तान है और अस्थि मज्जा के अंदर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन एक बार निर्माण के लिए आप समझ लो कि आरबीसी जो है वो बना होता है हीमोग्लोबिन से। किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये बना होता है हिमवर्णक से, क्योंकि ग्लोबिन तो इसमें क्या है, प्रोटीन है, हिमवर्णक से। और हिमवर्णक जो है
वो बना होता है आयरन से। किससे? आयरन से। यदि आपके भोजन में आयरन है तो आयरन से आपको मिलेगा हिमवर्णक और हिमवर्णक से आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से आपके आरबीसी का निर्माण होगा और ये क्रिया आपकी चलती रहती है। यहां से एक महत्वपूर्ण रोग, यदि आरबीसी की संख्या कम हो जाए, यदि आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो उसे क्या बोलोगे आप लोग? एनीमिया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनीमिया, यदि आरबीसी की संख्या या हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलोगे? एनीमिया। एक चीज यहां से ये ध्यान से सुनना भाई, आपके जो आरबीसी होती है वो लगभग गोलाकार आकृति की होती है, लेकिन यहां से ध्यान रखना, आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। कैसी आरबीसी में भाई? परिपक्व आरबीसी के अंदर आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ अपवाद होते हैं इसके, लेकिन मैक्सिमम जो परिपक्व आरबीसी होती है उसके अंदर कौन नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। ऊंट होता है, लांबा वगैरह होता है, उनके अंदर ये कुछ अपवाद होते हैं इसके। आगे और चर्चा करें तो आपकी आरबीसी जो है ये 120 दिन की उम्र के पश्चात मर गई और ये चली गई आपके प्लीहा के अंदर। लेकिन आपके जो हीमोग्लोबिन है जिसमें हिम वर्णक था वो कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। तो देखो ये क्या करता है, यह मृत्यु के पश्चात ये लीवर के पास में जो बिलुरुबिन होता है, बिलुरुबिन एक वर्णक है जो पीले रंग का होता है, जो उत्सर्ज्य पदार्थों को कलर प्रदान करता है। और बिलुरुबिन जो है ये पहुंचा दिया जाता है। मैं इसको एक बार चित्र के द्वारा बताने की कोशिश करता हूं भाई, इस पॉइंट को भी लिखो मत। चित्र के द्वारा समझते इसको। आपकी आरबीसी की हो चुकी डेथ, आरबीसी की मृत्यु के पश्चात ये आपके लीवर के अंदर बदल जाएगी बिलुरुबिन। और बिलुरुबिन के पश्चात ये जाएगी आपके किडनी के अंदर। इसमें जाएगी ये किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर जो मूत्र होता है उस मूत्र के अंदर वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। और इसी के कारण आपके जो मूत्र होता है उसका रंग जो है हल्का पीला होता है, इसके कारण यूरोक्रोम। ये बिलुरुबिन जाकर के किस में बदल जाएगा भाई? यूरोक्रोम के अंदर। दोबारा सुनो, आपकी आरबीसी की मृत्यु हुई, इसमें हिमवर्णक उपस्थित था, लाल रंग का था, ये बिलुरुबिन में परिवर्तित हुआ और बिलुरुबिन जाकर के किस में बदल जाएगा? यूरोक्रोम के अंदर। यूरोक्रोम क्या है? वर्णक। और कहां उपस्थित होता है ये? मूत्र में उपस्थित। इसी के कारण जो मूत्र का रंग होता है वो हल्का पीला होता है। ये हमने आरबीसी के बारे में कुछ चीजें और देखी है। आगे चर्चा और करते हैं हम आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो है ये आपके शरीर में बनने के पश्चात 120 दिन तक जीवित रही और ये आपके रक्त का मुख्य रूप से गैसों का जो परिवहन है उसको कार्य करने, गैसों के परिवहन का मुख्य कार्य ये कर रही है। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन गैस का ये क्या करती है? परिवहन करती है। ये हमने आरबीसी की कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी हैं। इरिथ्रोसाइटोसिस क्या होता है, एरिथ्रोपेनिया क्या होता है, ये आरबीसी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे विद्यार्थियों। अगर और भी कोई पॉइंट आपको नजर आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा हमने जो रुधिकाणु देखे हैं उनमें है डब्ल्यूबीसी। इसमें ध्यान रखना भाई, डब्ल्यूबीसी जो होती है लगभग इनकी संख्या जो होती है, हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करके चले तो लगभग 8000 से 14000 के मध्य, अर्थात इनकी संख्या जो है वो ज्यादा नहीं होती और इनकी आयु भी 4 से 7 दिन के मध्य होती है। अब यहाँ पे आपको कहीं पे 10 दिन भी दिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन 4 से 10 दिन के मध्य इसकी क्या होती है? आयु होती है। कैसी होती है ये? जैसे कि आपको पता ही होगा नाम से भी कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट यानी रंगहीन होती है, केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक
युक्त होती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है प्रतिरक्षा तंत्र का, आपकी शरीर के लड़ने की क्षमता। प्रतिरक्षा तंत्र मुख्य कार्य, मुख्य कार्य। ओके। अब आपकी डब्ल्यूबीसी जो है उसके हम प्रकारों पे चर्चा करें तो डब्ल्यूबीसी जो है आपकी दो प्रकार की होती है। एक डब्ल्यूबीसी है कणिका में और एक है अकणिका में। अकणिका में, कणिका में जो होती है उसके अंदर निम्न आरबीसी शामिल होती है: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। ये कुछ आपकी डब्ल्यूबीसी है जो कणिका में है। और अकणिका में के अंदर आती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और एक है मोनोसाइट। मोनोसाइट। एक बार आप जल्दी से डब्ल्यूबीसी के नाम लिख लीजिए। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की कणिका में और अकणिका में। कणिका में जो होती है वो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। अकणिका में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी का मेन मुख्य कार्य जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र का है। आपके शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। एक बार हम डब्ल्यूबीसी के और भी कार्य देख लेते हैं। तो यहां पे न्यूट्रोफिल सर्वाधिक, न्यूट्रोफिल क्या है भाई? सर्वाधिक, लगभग 60 से 65% आपके डब्ल्यूबीसी में कौन मिलेगा? न्यूट्रोफिल। कितना? 60 से 65%। दूसरा होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। ये दोनों जो हैं, इन दोनों का काम होता है भक्षण प्रकृति का, भक्षण प्रवृत्ति की होती है, भक्षण प्रवृत्ति की होती है। अर्थात आपके शरीर में कोई भी कोशिका यदि मर गई तो उस कोशिका को, आपकी कोशिकाओं की सफाई करने का, उसको खाने का काम कौन करेगा? न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट। मृत कोशिकाओं को, मृत कोशिकाओं को खाने का कार्य करते हैं, खाने का कार्य करते हैं। अर्थात अगर कोई कोशिका मर गई तो उसको खाने का काम कौन करेगा? न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट। दूसरी होती है बेसोफिल और एक है इयोसिनोफिल। इसके अंदर कुछ कारक पाए जाते हैं जैसे आपका हिस्टीन है और आपका दूसरा है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल जो होता है ये मुख्य रूप से आपके एलर्जी कारकों को उत्पन्न करता है। एलर्जी जो कारक होते हैं उनके लिए होता है। मैंने पहले बताया आपको ये प्रतिरक्षा तंत्र में आपका काम कर रहा है। अंतिम जो है ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना भाई, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट मतलब सीधा सा अर्थ देखो, अगर आपके शरीर के अंदर कोई बाहर से कोई जीवाणु प्रवेश कर गया तो उस जीवाणु को सबसे पहले आपके शरीर में उनको कोई पहचानेगा। आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है, आपके शरीर में एक तंत्र है उसका नाम प्रतिरक्षा तंत्र है, वो सबसे पहले उसे पहचानेगा कि भाई ये मेरे शरीर का है या दूसरा कहीं और से बाहर का आया है। तो आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने पहचाना और उसको कहा कि भाई ये जीवाणु तो बाहर का है, हमारे को नुकसान पहुंचाने आया है। इसने भेजा आपके डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट को मैसेज कि हे लिम्फोसाइट, अपने शरीर में कोई बाहर का प्रवेश कर गया है और अपने को नुकसान पहुंचाएगा। लिम्फोसाइट के पास में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट थे। ये गए और जाकर के इस जीवाणु को मार देते हैं। मारने के बाद में बॉडी को ठिड्डे ठिकाने लगाने का कार्य कौन करता है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। इन्होंने ले जाके लट इस जीवाणु को मार दिया। अब जैसे मारेंगे तो मारने के बाद में इन्होंने इन दोनों मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल को कहा, मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल, कि जाओ और जाकर के इस बॉडी को ठिड्डे ठिकाने लगा दो, तुम इसको सल्टा जाओ, इसको खाने का कार्य कर दो। तो जो मृत कोशिका है, चाहे बाहर की हो कहीं की भी, उसको सफाई करने का काम कौन करेगा? न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में मुख्य रूप से जो टी लिम्फोसाइट होता है, ये हमारे शरीर की मजबूत लाठी है, जो कोई भी बाहर से आएगा तो उसको मार देंगे। तो यहां से एक पॉइंट और ध्यान रखना, एक रोग होता है जिसका नाम होता है एड्स। आप सभी परिचित हो इस रोग से।
एड्स जो होता है उसके अंदर एड्स वाले जो वायरस होते हैं उनको पता है एचआईवी वायरस को कि भाई इसके शरीर के अंदर एक टी लिम्फोसाइट नाम की लाठी बैठी है और वो तुझे कभी भी मार सकती है। तो एड्स में टी लिम्फोसाइट को सबसे पहले मारा जाता है कि टी लिम्फोसाइट को कम कर दो, फिर अपन आराम से इस व्यक्ति के शरीर पे राज करेंगे। तो एड्स में टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को कम किया जाता है या मारा जाता है, कम किया जाता है। इनके भोजन को छीन छीन के खुद खाते हैं, इनकी मृत्यु होती है। तो ये आपकी क्या हुई भाई, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है मुख्य रूप से रंगहीन होती है, ये आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट जो होते हैं ये भक्षण प्रकृति के होते हैं। बेसोफिल जो है इसके अंदर कुछ कारक पाए जाते हैं जो आपके एलर्जी वगैरह, और सॉरी इओसिनोफिल जो होता है उसके अंदर आपके एलर्जी कारक होते हैं। लिम्फोसाइट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के अंदर जो है लड़ने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए एड्स जो फैलता है उसमें सबसे पहले टी लिम्फोसाइट को ही मारा जाता है, उसको कम किया जाता है। और हम चर्चा करें अंतिम हमारा इसका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स अगर प्लेटलेट्स की बात करके चले तो इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या कहलाता है भाई, थ्रोम्बोसाइट। और ये आपके शरीर के अंदर मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र, आपकी एनर्जेटिक का भी काम करते हैं। और यह हालांकि इसकी क्रियाविधि और देखेंगे अभी हम, यह मरम्मत तथा रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं भाई, ये आपके शरीर में जो रक्त है उसका थक्का जमाने का काम कौन कर रहा है, प्लेटलेट्स। अब विद्यार्थियों एक पॉइंट अभी आप लिखना चाहो तो डब्ल्यूबीसी में एक पॉइंट और नोट कर लो, हालांकि वो पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। एक वर्ड लिख लो, ल्यूकेमिया। और इसमें लिख लो डब्ल्यूबीसी की संख्या, ये पॉइंट वहीं पे नोट कर लो भाई, डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में बढ़ जाती है, लाखों में बढ़ जाती है। ये जो कैंसर सेल वगैरह होती है उनमें ये पाया जाता है। अब एक बार मैं प्लेटलेट्स को समझने से पहले एक बार रक्त के थक्के को और जान लेता हूं कि रक्त का थक्का क्या होता है। रक्त का थक्का क्या होता है, तो इस पॉइंट को समझने से पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखो इसको आसान भाषा में एक बार समझना। जैसे मान लो मेरे हाथ में कोई चोट लग गई, तो चोट लगते ही मेरे हाथ से यहां से रक्त का प्रवाह या रक्त बाहर बहना स्टार्ट हो जाएगा। मैं चित्र के द्वारा समझाता हूं आपको कि मेरे शरीर के अंदर जैसे ये मेरा हाथ वाला भाग था और इसमें यहां पे कोई चोट लगी तो यहां से बाहर निकलना प्रारंभ हो गया मेरा रक्त। अब दो चीजों की ओर थोड़ा सा लौट के आओ। आपके रक्त के अंदर दो चीजें उपस्थित थी, एक का नाम था हिपेरिन, और एक था फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन। ये हिपेरिन कह रही है कि मैं रक्त को जमने नहीं दूं, रक्त को जमने नहीं दूं, कि आप चाहे तमाम कोशिशें कर लो लेकिन मैं रक्त को जमने नहीं दूंगी। आपके रक्त में कौन है, हिपेरिन। और फाइब्रिनोजन कह रहा है कि रक्त को जमा के रखूं, रक्त को जमाने का कार्य करे, एक कह रहा है कि मैं रक्त को जमने नहीं दूं, दूसरा कह रहा है मैं रक्त को जमा के छोड़ू। दोनों के बीच में फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, पूरे शरीर की बात हो रही है। लेकिन इनमें से जो हिपेरिन है वो बड़ा मजबूत है, ये अपने आप में विजेता है और ये आपके रक्त को जमने नहीं देता। लेकिन इसकी एक कमी है, अगर कोई मजबूत योद्धा है तो उसकी कोई ना कोई कमी जरूर होगी। यह है वायु के संपर्क में आते ही, वायु के संपर्क में
आते ही मर जाता है या मृत्यु हो जाती है। ये लो भाई, जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएगा इसकी हो जाएगी मृत्यु। और जब तक आपके शरीर के अंदर है ये, इसको ना कोई मार सकेगा। तो जब तक ये नहीं जिंदा है तब तक फाइब्रिनोजन को जमने रक्त को जमाने नहीं देगा। अब यहां पे आपके लग गई चोट, एकदम इजी से इजी वे में समझना भाई। चोट लगते ही यहां से आपका जो रक्त है वो निकला बाहर, दोनों लड़ रहे हैं, एक कह रहा है मैं जमाऊं, एक कह रहा है मैं जमने नहीं दूं। लेकिन डियर विद्यार्थियों, इस लाइन को याद रखना कि जैसे ही हिपेरिन आपके शरीर के बाहर रक्त निकला, उस रक्त के अंदर हिपेरिन जैसे ही वायु के संपर्क में आई उसकी हो गई मृत्यु। कब हुई? जब रक्त मेरा कहां निकला? बाहर। मेरे रक्त के बाहर निकलते ही मेरी हिपेरिन की क्या हो गई? मृत्यु। और हिपेरिन के जैसे ही मरी, मरते ही फाइब्रिनोजन हो गया हावी, और इसने यहां पे मेरे रक्त को जमा दिया। और जमाने का मतलब है कि यहां पे अब मेरे जो रक्त है ये जम जाएगा, और यहां से मेरा जो खून निकल रहा था वो बहना रुक जाएगा। कौन जमा रहा है? फाइब्रिनोजन। ये विद्यार्थियों ध्यान रखना, कौन जमा रहा है? फाइब्रिनोजन। आपके रक्त में प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है थ्रोम्बिन के अंदर। प्रोथ्रोम्बिन को किसमें सक्रिय करता है? थ्रोम्बिन में। और ये कार्य कौन करता है? ये कार्य विद्यार्थियों थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये मुख्य रूप से थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से आया? तो विद्यार्थियों यह आता है आपके प्लेटलेट से। प्लेटलेट्स, जैसे ही प्लेटलेट्स आपके, और जैसे आपकी कोई चोट लगती है तो ये यहां से कौन बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल दिया? आपके थ्रोम्बिन के अंदर। और मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाई जाती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को जो थ्रोम्बिन है ये चेंज कर देता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन में अर्थात फाइबर का निर्माण करता है, जाल का निर्माण करता है। तो जैसे मेरे यहाँ पे चोट लगी थी, तो चोट लगने वाले भाग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होगा विद्यार्थियों। यहाँ पे जैसे ही चोट लगी तो चोट लगने के पश्चात जाल का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा? जाल का। और ये जाल कौन बनाएगा? फाइब्रिन। चोट लगी, चोट लगने वाले भाग में बन गया जाल। अब जाल बन जाएगा तो जाल के अंदर मेरी कोशिकाएं, जो मृत कोशिकाएं हैं, कुछ डैमेज टिश्यू हैं, वो आकर के उस जाल में फंस जाएंगे, और फंसते ही मेरे हाथ से खून निकलना क्या हो गया? बंद। लेकिन अपने बात करें, उसको खरूट बोलते हैं। आप उस खरूट को उखाड़ दोगे तो वापस से खून बहना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात जो रक्त का थक्का जो जमता है उसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? आपके प्लेटलेट्स। क्योंकि प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को सक्रिय किया, इसको रिलीज किया। इसने प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदला? थ्रोम्बिन में। और फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन ने किसने में बदल दिया? फाइब्रिन के अंदर। और यहां रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला कौन है? हिपेरिन है। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन का संश्लेषण किया, संश्लेषण किया। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इसने प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल दिया? थ्रोम्बिन के अंदर। अब इसने फाइब्रिनोजन को किस में बदल दिया? फाइब्रिन। ये क्या करता है? मैं एक बार इस पॉइंट को भी नोट कर देता हूं। यहां नोट कर लो इसको जल्दी से। ओके, देखो ये जो फाइब्रिन है ये है चोट लगने वाले, चोट लगने वाले स्थान पर जाल का निर्माण करता है। जाल का निर्माण करता है जिससे या जिसमें मृत ऊतक फंस जाते हैं। मृत ऊतक फंस जाते हैं तथा
रक्त का बहना रुक जाता है, रक्त का बहना रुक जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त का थक्का जमना। और इसी प्रक्रिया को रक्त का थक्का जमना कहते हैं, रक्त का थक्का जमना कहते हैं। यदि आपका रक्त का थक्का जम गया तो आप कह सकते हो कि भाई हमारे इसी प्रक्रिया के द्वारा रक्त का थक्का जमा है। ये मुख्य रूप से मैंने बताया आपको प्लेटलेट्स का कार्य होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलती है थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा, और यही फाइब्रिन अंततः बदलता है और जो आपके शरीर के अंदर एक जाल का निर्माण करता है, जिससे आपके मृत उत्तक फंस जाते हैं और वहां से रक्त का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में भी देखा है। यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो आप लोगों का जो प्रतिरक्षा तंत्र है या आपकी जो क्षमता है, आपकी जो शक्ति है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे डेंगू वगैरह की आपकी जो बीमारियां होती है उनमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, उसमें कई हजारों में चली जाती है। तो उस समय क्या होता है, मिनिमम जो आपके प्लेटलेट्स होती है वो 1.5 लाख से लगभग 3-3.5 लाख के आसपास आपके प्लेटलेट्स की संख्या होती है। लेकिन जब ये बहुत कम हो जाती है तो आपके शरीर के अंदर, आपके पैरों में दर्द होने लग जाएगा, आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि ये आपके शरीर में कहीं ना कहीं शक्ति का कार्य कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा का कार्य कर रहे हैं। आरबीसी जो होता है उसकी संख्या कम हो जाए तो उसको हम एनीमिया कहते हैं, और एनीमिया होने की वजह से आप लोगों के जो आरबीसी है उसकी संख्या कम होगी और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो आपकी कोशिकाओं में ऊर्जा नहीं बढ़ पाएगी, ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो आपको थकान महसूस होगी, आपको लगेगा जैसे मैं एनर्जी लेस हूं, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो विद्यार्थियों, हमने हृदय और रक्त के बारे में 2 टॉपिकों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। हृदय भी हमारा कंप्लीट हुआ और हृदय के साथ साथ में हमने हमारे रक्त के बारे में भी जान लिया है। अब हम रक्त के अंदर रक्त समूह के बारे में चर्चा और करेंगे कि रक्त समूह क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, आइए इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रक्त समूह। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जिसको कहते हैं। आप लोगों ने हालांकि बहुत सी बार सुना होगा कि जब आप किसी को ब्लड देते हो या ब्लड लेते हो तो उससे पहले जो डॉक्टर है वो आपके रक्त जो होता है उसकी जांच करता है कि इसका जो रक्त समूह है वो कैसा होगा। और इस जांच के लिए डॉक्टर जो होता है वो सबसे पहले आपका ब्लड ग्रुप चेक करता है कि इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, और उसी के पश्चात आपको रक्त देने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो ये रक्त इसको मैच कर गया। ब्लड ग्रुप जो है ये आपके शरीर में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो आपके शरीर के लिए अगर दूसरे रक्त समूह को आपके शरीर में भेज दिया जाए तो उस समय आप लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। रक्त समूह की बात करके चले तो आपके शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी या ओ। ठीक है विद्यार्थियों, अब सुनना ध्यान से, 2 चीजें होती हैं इसके अंदर। एक होता है प्रतिजन, जिसको आप एंटीजन भी कहते हो, और एक होता है एंटीबॉडी, इसको क्या कहोगे? एंटीबॉडी। एक तो प्रतिजन है और एक कौन है? आपकी एंटीबॉडी। प्रतिजन और एंटीबॉडी, ये जो प्रतिजन है ये उपस्थित होगा आपके आरबीसी, और एंटीबॉडी आपकी जो है वो मिलेगी प्लाज्मा। एंटीबॉडी कहां मिलेगी? आपकी प्लाज्मा के अंदर, और प्रतिजन कहां मिलेगा? आपके आरबीसी के अंदर। जैसे आपकी आरबीसी जो होती है, मैंने मान लिया आपकी आरबीसी गोलाकार है। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। आपके इस आरबीसी पर मैंने एक संरचना बना दी, ये आप लोगों को संरचना दिखाई दे रही होगी, इसको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मली समझना। आप ए लिखते हो, आप ए इसी प्रकार से लिखते हो। मैंने आपकी गोल जो संरचना बनाई है वो तो है आरबीसी, और उस पर मैंने एक ए के समान संरचना बना दी। हालांकि ये कोई ए के समान है नहीं, कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आप यहां बोलोगे कि 2 चीजें बतानी है आपको, एक तो बताना है प्रतिजन और एक बताना है आपको एंटीबॉडी, यानी विरोधी। आपके पास में जो बॉडी है उसकी विरोधी आपको बतानी है। देखो आरबीसी पर कौन उपस्थित है? प्रतिजन। तो बताओ प्रतिजन कैसी आकृति का है? ए।
तो आपने कहा भाई ये हमारे शरीर में जो प्रतिजन है वो ए है। अब ए का विरोधी कौन है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ए का विरोधी बी है, लेकिन आपको एंटीबॉडी को तो छोटे अक्षरों में लिखना है और प्रतिजन को किस में लिखना है? बड़े अक्षरों में। ये मैंने आरबीसी लिया और इसी आरबीसी पर मैंने ये संरचना बढ़ा दी शंकु आकार की। अब आप बोलोगे सर जी ये तो बी की है, क्योंकि हम बी जो लिखते हैं वो इसी प्रकार से लिखते हैं। आप देखो मैंने काट दिया है, हालांकि फिर से बता दूं मैं ये केवल और केवल आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पे मैं बोलूं आपके पास में प्रतिजन कौन सा है, तो आप बोलोगे बी प्रतिजन है, तो बी का एंटी विरोधी कौन है? ए है। मैंने तीसरा चित्र बनाया और तीसरे चित्र में मैंने, आप लोग एक बार गौर से देखोगे तो मैंने ए बना दिया और ये मैंने बना दिया बी। अर्थात आप बोलोगे कि आपके पास में अब प्रतिजन कौन कौन सा है? ए बी है और बी बी है। जब मेरे पास में ए और बी दोनों पहचान है तो मेरा विरोधी कोई नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे कि सर जी ए का विरोधी तो बी लिखो और बी का विरोधी ए लिखो, तो वहां दोनों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं जस्ट अभी थोड़ी देर बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं हो सकता। एक आरबीसी मैंने ये बना दी, इस आरबीसी को आप गौर से देखोगे तो विद्यार्थियों मैंने इस पे कोई संरचना नहीं बनाई है, अर्थात इसके पास में कोई पहचान नहीं है, ना तो इसके पास में ए एंटीजन उपस्थित है और ना ही बी एंटीजन उपस्थित है, कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसके सब हो जाते हैं, अर्थात इसके पास में कौन कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? ए और बी। दोबारा समझो, आरबीसी पर ए के समान संरचना थी, इसलिए इसका प्रतिजन कौन सा हुआ? ए। उसमें एंटीबॉडी कौन सी मिली? बी। आरबीसी पर ये बी के समान संरचना थी, इसलिए प्रतिजन तो कौन सा मिला? बी, और एंटीबॉडी कौन सी मिली? ए। इस आरबीसी पर ए और बी दोनों उपस्थित है, तो इसका प्रतिजन तो ए बी, और इसके पास में एंटीबॉडी कुछ नहीं है। आरबीसी पर कोई पहचान नहीं थी, ना ए था ना बी था, तो इसके पास में कोई प्रतिजन नहीं है, लेकिन इसकी जो एंटीबॉडी है उसके पास में दोनों एंटीबॉडी उपस्थित है। बात समझ में आई? ये ए का विरोधी बी, बी का विरोधी ए बी का विरोधी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ले रखा है। जिसका कोई नहीं है उसका सब विरोधी है, इसके पास में कोई पहचान नहीं थी, इसलिए इसके विरोधी सारे हैं, ए बी है और बी बी है। अब हम एक छोटे से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर, आर एच प्रभाव, और यह दिया था स्टेनर, कोललैंड स्टेनर और विनर ने। सुनो भाई, आपके शरीर में आर एच फैक्टर यदि उपस्थित है, आर एच फैक्टर यदि उपस्थित है तो उसको बोलोगे आर एच पॉजिटिव, और यदि आपके शरीर में फैक्टर अनुपस्थित है तो उसको बोलोगे आर एच नेगेटिव। अगर आपके आरबीसी पर, देखो मैं दो चित्र बना रहा हूं, आप चित्र देखते ही मुझे बता दोगे कि ये कौन सी आरबीसी का चित्र बनाया मैंने, ए या बी का या ए बी का या ओ का? आप बोलोगे सर जी ए का है। दोनों के दोनों चित्र किसके हैं भाई? ए के हैं। अब एक पर मैंने एक शेप और बना दी, ये देखो ये लंबी संरचना और बना दी है मैंने। अब आप इस चीज को ये बोलोगे कि इसका मतलब ये हुआ ये तो है ए पॉजिटिव, क्योंकि ये तो आर एच फैक्टर और ये प्रतिजन है। यहां आपके पास में ए तो उपस्थित है लेकिन आर एच नहीं है, इसलिए क्या हो गया आपका? ए नेगेटिव। दूसरे चित्र की ओर बात करूं मैं, ये मैंने एक चित्र और बना दिया। यहां पे आप जैसे ही संरचना देखोगे आप पहचान जाओगे कि तो बी है। ये भी मैंने एक संरचना बना दी, आप कहोगे कि ये कौन है? बी है। अब बी को जैसे ही मैंने बनाया, यहाँ पे नीचे की ओर मैंने इसमें एक संरचना और बना दी, जिसको पहचान के आप कह दोगे कि आर एच फैक्टर है, अर्थात ये बी पॉजिटिव और ये कैसा होगा? बी नेगेटिव। और चर्चा करें विद्यार्थियों, ये मैंने एक चित्र और बना दिया आप लोगों के सामने, ये ए और ये कौन हो गया? बी, ए बी, ये भी ए और ये भी कौन हो गया? बी हो गया। अब एक पे मैं बना देता हूं यहां पे आपके लिए आर एच फैक्टर। ये देखो इस चित्र पे मैंने आर एच फैक्टर बनाया है, तो आप ये बोलोगे कि ये तो ए और बी, लेकिन आर एच नहीं है तो नेगेटिव। यहां पे ए बी और आर एच, इसका मतलब ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अंतिम हम एक चित्र की ओर बात कर ले, ये हमारा ओ हो गया, इस पे कुछ नहीं है, दो चित्र मैंने बना दिए। अब आप बोलोगे कि सर ना तो इस पे कोई ए है ना बी है, मतलब ये ओ हो गया। लेकिन यदि ओ पे इस प्रकार की संरचना उपस्थित हो, इसको कह दो ओ प्लस, और जिस पे नहीं है उसको क्या कह दो? ओ माइनस। तो देखो दो चीजें हैं, आपके रक्त समूह के निर्धारण में कौन कौन सी चीजें भाग ले रही हैं?
तो डियर विद्यार्थियों, एक तो भाग ले रहा है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, रक्त निर्धारण। रक्त निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? एक तो प्रतिजन के द्वारा कि भाई ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, और एक किया जाता है RH फैक्टर, यानी ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा या बी नेगेटिव होगा। तो आपके रक्त समूह का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है विद्यार्थियों? एक तो किया जाता है प्रतिजन और एक किया जाता है RH फैक्टर के द्वारा। यहां तक किसी को कोई समस्या? चलो विद्यार्थियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन सा रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबसे रक्त ले सकता है। हमारे ब्लड का ये रक्त समूह का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं सबसे पहले बात करता हूं सर्वग्राही। सर्वग्राही यानी सभी से रक्त कौन ले सकता है? आप तो एक चीज ध्यान से सुन लो, जिसके पास में जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जिसका कोई लड़ने वाला नहीं है, उसको सब रक्त दे करके जा सकते हैं। और ऐसा कौन था जिसके घर के अंदर कोई लड़ने वाली एंटीबॉडी नहीं थी? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि ए बी रक्त समूह जो होता है उसके पास में ए और बी दोनों पहचान तो है, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये सभी से रक्त ले सकता है। कौन ले सकता है? ए बी। लेकिन मेरे डियर विद्यार्थियों, यहां से एक क्वेश्चन ये और पूछता है कि ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव? तो यहां से दोनों हमारे सामने निकल के आ गए, ए बी पॉजिटिव और एक आ गया ए बी नेगेटिव। मान लीजिए आपका रक्त समूह ए बी नेगेटिव था। अब आपके पास में पहचान है कि ए की भी है, बी की भी है, और RH आपके पास में नहीं है। माइनस का मतलब है कि आपके पास नहीं है। अब आपको रक्त देने के लिए आ गया ए बी पॉजिटिव, और इसने कहा कि चलो भाई ठीक है, मैं इसको रक्त दूंगा। तो कहा ठीक है भाई, आप दे सकते हो। ए है आपके पास, इसने कहा मेरे पास भी ए है, इसके पास में भी ए है। इसको पूछा आपके पास में बी है, इसने कहा मेरे पास भी बी है और इसके पास में भी बी है। इसने कहा मैं प्लस और लेके आया हूं, मतलब मैं RH को साथ में और लेके आया हूं, RH साथ में है। इसने कहा मेरे पास RH नहीं है। अर्थात RH नेगेटिव जो है हर किसी से रक्त नहीं ले सकता। सर्वग्राही मतलब सभी से रक्त लेने वाला कौन होगा? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो है वो कैसा होगा? सर्वग्राही होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है, सर्वदाता जो सभी को रक्त दे दे। सर्वदाता, आपका रक्त समूह जैसे मान के चलो ए था। अब आप लोग ब्लड किससे ले सकते हो? अगर आपका ए पॉजिटिव है तो आप रक्त ले सकते हो ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से। अब आप बोलोगे सर ए नेगेटिव से क्यों लिया मैंने रक्त? अरे देखो, आपके पास में आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, आपकी पहचान कि प्रतिजन तो कौन सा है आपके पास में? ए, और RH क्या है आपके पास में? उपस्थित है। मैंने इसको पूछा देने वाले को, भाई तेरे पास में क्या क्या है? तो इसने कहा कि मेरे पास में प्रतिजन तो ए है और RH नहीं है। मतलब एक चीज बताओ भाई, देने वाले के पास में कम हो वो चलेगा, क्योंकि मेरा शरीर जो है ना वो विरोध करेगा कि मेरे पास में तो है नहीं, मैं दूसरे से क्यों लूं? मेरे पास में यहाँ RH भी है और ए भी है। अगर अगला कम देके जा रहा है, कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। ए था, ए दे दे, प्लस मेरे पास में है, प्लस है तो दे जा, नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन मेरे पास में यदि प्लस नहीं है, मेरे पास में माइनस है, और उधर कोई ज्ञान नहीं आकर के मेरे को बोले कि मेरे पास में प्लस है तो मेरा ले लो, तो मेरा शरीर रिजेक्ट कर देगा कि मेरे पास में प्लस नहीं है, मैं नहीं लूंगा। तो विद्यार्थियों, यहां से दो चीजें निकल के आई कि आपके पास में सर्वदाता जो रक्त समूह है होता है वो कौन सा होता है? जिसकी कोई पहचान नहीं है वो रक्त समूह कौन है? ओ, क्योंकि ना तो इसके पास में ए है और ना ही बी है। बात कर रहा हूं मैं प्रतिजन की, कोई सा ही प्रतिजन नहीं है, कोई पहचान नहीं है इसकी। अब ये भी दो प्रकार का होता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है भाई, आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, पहले तो ये बताओ ब्लड कौन देगा? ओ का मतलब है कोई पहचान नहीं है, ओ का मतलब कोई पहचान नहीं है। लेकिन प्लस का मतलब क्या है? RH है, और इधर RH नेगेटिव का मतलब RH भी नहीं है। आपके पास में क्या क्या पहचान है? हमारे पास में ए तो प्रतिजन है और RH नहीं है, RH नहीं है। ओ वाला आया और आकर के कहा कि मेरा ब्लड ले लो, मेरा ओ पॉजिटिव है।
मैंने कहा ये तो चल गया तेरा, क्योंकि तेरी कोई पहचान नहीं है, तू सबको दे सकता है, लेकिन साथ में क्या लेके आया है तू? प्लस। मेरे पास में प्लस है ही नहीं। ये क्या सबको रक्त दे पा रहा है क्या? ओ, ये नहीं दे पा रहा। ओ प्लस, ओ माइनस जो है ये आया और इसने कहा कि मेरा रक्त ले लो। मैंने कहा कोई पहचान? इसने कहा कोई पहचान नहीं है, ना प्लस की पहचान है ना AB की पहचान है, सबके लिए उपलब्ध हूं, जो सर्वदाता यानी सभी को दे सकता हूं मैं। तो यहां से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O नेगेटिव। ये क्या है? O नेगेटिव। ये क्या है विद्यार्थियों? सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह है। कैसा है ये? सर्वदाता रक्त समूह है। इसके अंदर सर्वदाता और सर्वग्राही पे भी हमने चर्चा कर ली है। अभी हम इस टॉपिक के अंदर कुछ चर्चाएं और करेंगे, जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगा कि अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव, आप किस किस से रक्त ले सकते हो, किसको दे सकते हो। एक हमारा इसका छोटा सा पार्ट और बच गया इस टॉपिक का, जिसका नाम है कि गर्भ में रक्त बिंबाणु कोरकता, बच्चे की जो हो मृत्यु हो जाती है, वो क्यों होती है? कि अगर RH पॉजिटिव और नेगेटिव में किसी महिला का RH नेगेटिव था और उसकी विवाह जो है वो RH पॉजिटिव वाले पुरुष के साथ हो गई, तो उस महिला के शरीर के अंदर RH तो है ही नहीं, नेगेटिव का मतलब RH नहीं है, लेकिन जिस पुरुष के साथ में उसका विवाह हुआ है उसका RH पॉजिटिव है, अर्थात उस पुरुष के पास में RH फैक्टर है। अब अगर निषेचन की प्रक्रिया होगी तो नर शुक्राणु जाएंगे और नर शुक्राणु भी एक कोशिका है, उनमें भी RH कैसा जाएगा? पॉजिटिव। अब वो जैसे जाने के पश्चात भ्रूण का निर्माण होगा, और जब भ्रूण का निकास होता है, प्रसव की क्रिया होती है, उस समय रक्त जो है वो शरीर के संपर्क में आता है और उस मादा शरीर को पता लगता है कि इतने दिन से मेरे शरीर के अंदर पॉजिटिव बैठा था, मेरा नेगेटिव है, लेकिन अपने शरीर में कौन बैठा था? पॉजिटिव बैठा था। और उसने कहा लाओ लाठियां बना करके लाओ, तुरंत उस पॉजिटिव को मारना है, अर्थात RH पॉजिटिव के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है। और जब दोबारा वो महिला गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो उस समय पहले से जो लाठियां तैयार थी वो उस RH प्लस को मार देती है, अर्थात शुक्राणु को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो भ्रूण है उसकी गर्भ के अंदर ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के कारण इसको कहा जाता है रक्त बिंबाणु कोरकता, अर्थात गर्भ के अंदर ही बच्चे की या भ्रूण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये भी एक RH फैक्टर का महत्वपूर्ण विषय है। अब इसके अंदर हमारा एक पार्ट और रह गया रक्त वाहिनियों का, जिसपे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। नई वीडियो के अंदर नए जोश और उत्साह के साथ में पुनः मिलेंगे और तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।